हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 701। माइकल और गया ने दिन की योजना पूरी की और कमरे से बाहर निकल गए। थूशियन द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद प्रिंस डेवरियस को आराम और अच्छे भोजन की आवश्यकता थी। माइकल किंग गनर के महल में रुके। बैठक के बाद गया आखिरकार केन महल के लिए रवाना हो गया। माइकल रॉयल लैंड में टेलीपोर्ट हो गया। वह खुद ईव के पिता द्वारा उसे दिए गए तैरते हुए पहाड़ के लिए रवाना होने वाला था जब उसने पूरे महल में एक मधुर गड़गड़ाहट सुनी। मेरे प्रभु, लेडी एल्डन और उसकी बहन एडिथ आपसे मिलना चाहती हैं। माइकल ने अपने सिर में अज़ाज़ेल की आवाज़ सुनी। लैला अभी भी स्पाइडर पेंडेंट पहने हुए थी जो माइकल ने उसे दिया था, इसलिए अज़ाज़ेल लैला द्वारा देखी गई हर चीज़ को देखने में सक्षम थी। वह यहाँ है, माइकल ने कहा। वह शांति से महल से बाहर चला गया और उसने देखा कि सामने के यार्ड में कई सैनिक इकट्ठे हुए थे। वे सभी लैला को एक घुसपैठिया समझ बैठे। जनरल ब्रायस पूरी तरह से हथियारों से लैस गार्ड के सामने खड़े थे। मास्टर घोस्ट, क्या आपने सुना? जनरल ब्रायस ने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। माइकल को देखकर जनरल ब्रायस और सैनिक थोड़े राहत महसूस करने लगे। उन्होंने लैला के उनके सामने आने का इंतजार किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हवा में केवल एक सुनहरा चर्मपत्र दिखाई दिया। ये धीरे धीरे माइकल के पास आया और सीधे उनके हाथों में आ गया। जनरल ब्रायस, क्या आप जानते हैं कि यह आकर्षक झींगा रेस्तरां कहाँ है? माइकल के सवाल ने जनरल ब्रायस को थोड़ा हैरान कर दिया। ये जगह समुद्री भोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। माना कि इस जगह पर स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है, लेकिन उन्हें संदेह था कि यह समुद्री भोजन के लिए घोस्ट की भूख को शांत करने का सही समय था। ये महल से कुछ ब्लॉक दूर है। फिर भी जनरल ब्रायस ने उसे सच्चाई से जवाब दिया। आखिरकार घोस्ट एक आधा अमर था। मुझे रास्ता दिखाओ, कोई मुझसे मिलना चाहता है। जनरल ब्रायस ने व्यक्तिगत रूप से रेस्तरां का रास्ता दिखाया। सुवेन और थूसिया के बीच हाल ही में हुए युद्ध के कारण ये जगह बंद थी। जब माइकल उस जगह पर पहुंचा तो उसने लैला और एडिथ की उपस्थिति को महसूस किया। अब आप जा सकते हैं जनरल ब्रायस, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, माइकल ने जनरल ब्रायस की पीठ थपथपाते हुए कहा। इसके बाद माइकल जमीन पर उतर आया। सड़कों पर मौजूद लोगों ने तुरंत बड़बड़ाना बंद कर दिया। कई लोगों ने माइकल को भय और श्रद्धा से भरी आंखों से देखा। नज़रों को अनदेखा करते हुए माइकल ने लकड़ी का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वह रेस्तरां में दाखिल हुआ, उसका स्वागत एक साफ सुथरे रेस्तरां ने किया। भव्यता के मामले में ये जगह नरक से कम नहीं थी। इसमें सफ़ेद चादरों से ढकी कई गोलों की मेज़ें थीं। कुर्सियां काफ़ी आरामदायक लग रही थीं। रेस्तरां के कोने पर माइकल ने लैला को देखा। बारिश में उनकी आखिरी मुलाकात की तस्वीरें माइकल की आंखों में चमक उठीं। जब उसने माइकल को देखा तो उसकी आंखों में खुशी, दुख और सदमे का मिश्रण चमक उठा। माइकल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन जब उसने एडिथ को देखा तो मुस्कान गायब हो गई। उसने माइकल को विक्टोरिया की याद दिला दी। माइकल धीरे धीरे उनकी मेज पर पहुंचा। एक छोटी लड़की को छोड़कर रेस्तरां खाली लग रहा था। माइकल अपनी कुर्सी पर खिसक गया और दीवार से सटकर बैठ गया। उसने छोटी लड़की को अपने पास आने का इशारा किया। सिर्फ मेरे लिए गर्म पानी, माइकल ने कहा। हमारे लिए कुछ नहीं, शुक्रिया, एडिथ ने लड़की को विदा किया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि लैला एडिथ के साथ उससे मिलने यहाँ क्यों आई है, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय वे उस छोटी लड़की के माइकल के लिए गर्म पानी लेकर उनकी मेज पर आने का इंतजार करने लगे। माइकल ने देखा कि एडिथ मिली जुली भावनाओं के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा झलक रहा था। मेरे प्रभु, आखिरकार छोटी लड़की एक गिलास गर्म पानी लेकर आई। उसने उन दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा। धन्यवाद प्रिय, माइकल ने छोटी लड़की को विदा करने से पहले एक सोने का सिक्का दिया। उसके जाने के बाद माइकल ने अपनी नज़रें लैला और एडिथ की ओर घुमाईं। कैसी हो लैला? माइकल ने पूछा। अच्छा चल रहा है, तुम्हारा क्या हाल है? पहले से बेहतर नहीं था, माइकल ने आंख मारी। तो बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मेरे पास पूरा दिन नहीं है, तुम्हें पता है। मुझे एक युद्ध लड़ना है। माइकल ने गर्म पानी का एक छोटा घूंट लिया। मैं चाहता हूं कि तुम जो कर रही हो उसे बंद करो। माइकल ने एडिथ की बात सुनते ही अपने मुंह में पानी उगल दिया। माफ़ करना, माइकल ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ गिलास नीचे रख दिया। मैं चाहता हूं कि तुम थूशियन को मारना बंद करो, एडिथ ने कहा। माइकल ने एक पल के लिए लैला की ओर देखा। उसके चेहरे पर भाव देखकर लगता था कि यह उसका विचार नहीं था। ये तो पक्का था। लैला एडिथ की नादानी से थोड़ी शर्मिंदा भी दिखी। तो क्या थूसियावासियों के लिए जुलोन, सुवेन और नॉर्थगार्ड के सैनिकों को मारना ठीक है? माइकल ने अपना सिर झुकाया। नहीं, लेकिन यह उन राज्यों के बीच है। उनमें से किसी ने भी क्षत विक्षत शवों को लकड़ी के बक्सों में नहीं रखा और उन्हें थूसिया नहीं भेजा। तुमने उनके शवों को शहरों में घुमाया, एडिथ ने गुर्राहट के साथ कहा। हालांकि, माइकल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया।
मुझे ये बात सीधे सीधे कहने दो, माइकल ने हंसते हुए कहा। तुम कह रहे हो कि थूसिया के लिए उन सभी सैनिकों का वध करना, उनकी मातृभूमि छीन लेना और विरोध करने वालों को फांसी पर लटका देना ठीक है, लेकिन मैं उन्हें वह वापस पाने में मदद नहीं कर सकता जो उन्होंने खो दिया है। हम दोनों जानते हैं कि तुम मदद नहीं कर रहे हो, तुम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे और थूसिया के बीच क्या हुआ, भूत। मुझे पता है। माइकल के चेहरे पर मुस्कान लगभग तुरंत गायब हो गई। इसके बजाय उसकी आंखों में एक हत्यारी ठंडी नज़र चमक उठी। उस जगह का तापमान कई डिग्री गिर गया। लैला को उसके शरीर से हत्या की भावना निकलती हुई महसूस हो रही थी। उसने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी हत्या की मंशा महसूस नहीं की थी। मेरी बात सुनो, राजा मैक्सिम बार्न्स और विक्टोरिया के पास कोई विकल्प नहीं था। मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन वे हताश थे। अगर वे इसे नहीं लेते तो थूसिया विलुप्त हो जाते। एक राजा और एक राजकुमारी के रूप में उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। माइकल के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों की नसें उभर आईं, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी नज़र धीरे धीरे लैला की ओर मुड़ी। क्या तुम जानती हो कि थूसिया ने मेरे साथ क्या किया, लैला? उसकी आवाज़ ठंडी थी। लैला ने अपना सिर हिलाया। नहीं, और मैं यहाँ तुम्हारे और थूसिया के बीच शांति स्थापित करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की रक्षा करने आई हूँ। माइकल को उसकी प्रतिक्रिया से कुछ हद तक शांति मिली। अगर लैला को पता होता कि थूसियान ने उसके साथ क्या किया और वह यहाँ आकर थूसियान को माफ़ करने के लिए कहती, तो यह मुलाकात किसी और तरह से होती। क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसे तुम प्यार करती थी और जिसकी तुम परवाह करती थी, एडिथ? माइकल ने पूछा। एडिथ खुद को खुशकिस्मत मानती थी कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। 135, माइकल ने कहा। वे सभी वयस्क नहीं थे। तुमने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था, है न? क्या तुम्हें पता है कि और किसके पास कोई विकल्प नहीं था? एक 6 महीने का शिशु। मैं अभी भी उसकी चीखें सुन सकती हूँ। उन्होंने सभी को मार डाला, लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी नहीं हुई। थूशियनों ने अपना समय लिया। लैला ने देखा कि घोस्ट की आंखें भर आई थीं। 12 घंटे उन्होंने मेरे लोगों को एक एक करके मार डाला। उनके ब्लेड बच्चों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने एक अलाव बनाया और एक एक करके शवों को उसमें फेंक दिया। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि थूशियनों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था? मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारे दोस्त के पास शिशुओं को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। एडिथ अवाक थी। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मैं उनकी चीखें सुनता हूं और मुझे पालने वाले बुजुर्गों को जिंदा जलते हुए देखता हूं। लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मुझे एक चालाक सांप से प्यार हो गया। जब उसने मेरे दिल में छुरा घोंपा तो वह और भी गहरी हो गई होती और वही मेरी जान ले लेती। वह ठंडा हो गया। लैला ने हमेशा युद्ध और हिंसा से ज़्यादा शांति को तरजीह दी। घोस्ट और उसके लोगों के साथ थूसियन ने जो कुछ किया, उसे सुनने के बाद उसे नहीं लगा कि थूसियन शांति के हकदार हैं। तुम उन सैनिकों से अलग नहीं हो जिन्होंने मेरे लोगों का नरसंहार किया। वास्तव में तुम सबसे बुरे हो। माइकल के शब्द खंजर की तरह ठंडे थे। पहली बार एडिथ को देखकर माइकल को घृणा महसूस हुई। तुम्हें सब कुछ पता था और फिर भी तुम्हें लगता है कि थूसिया बेहतर है। अगर मैं थूसियन जैसे बदमाशों को मारने के लिए बुरा हूं, तो मैं तुम्हें सामूहिक हत्यारों के प्रति सहानुभूति और समर्थन के लिए क्या कहूं? तुम मुझे जो चाहो कह सकते हो, लेकिन ये युद्ध केवल अनगिनत लोगों के जीवन को नष्ट करने वाला है। माइकल जोर से हंसा। मेरे जीवन में मैं तुम्हारे जैसी पाखंडी लड़की से कभी नहीं मिला। क्या तुमने अपने दोस्त को ये बताने की जहमत उठाई? क्या तुम अभी मुझसे मजाक कर रहे हो? लेकिन अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह थोड़ा आगे झुका। तुम्हारी मौत का कारण उसकी वजह से नहीं है। माइकल ने लैला की ओर इशारा किया। जितना मैं तुम्हारा जीवन समाप्त करना चाहता हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आती, मैं तुम्हारे अस्तित्व को अनदेखा करूंगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि उन्होंने मेरे लोगों के साथ जो किया उसके पीछे क्या कारण था। ये युद्ध होगा, और जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो थूसिया इतिहास बन जाएगा, इतिहास का एक काला पन्ना। एडिथ उसकी बात सुनकर कांप उठी। लैला को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। कोई भी अनजान आदमी बता सकता था कि घोस्ट को थूसिया से लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। थूसिया और घोस्ट के बीच की लड़ाई सिर्फ एक ही तरह से खत्म हो सकती थी, एक की मौत। अमर परिषद या महान 8 कुलों के किसी भी दुष्ट अमर के बिना वह लगभग अजेय था। थूसिया के लोगों का क्या? क्या तुम उन्हें भी मारने जा रहे हो? एडिथ ने पूछा। अगर वे मेरे रास्ते में खड़े हुए तो मैं उन्हें एक पल में मार डालूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप सुनिश्चित करें कि वे ऐसा न करें। एडिथ और लैला हवाक रह गए। लैला जानती थी कि घोस्ट एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन उसने कभी यह भी नहीं सोचा था कि वह अपना बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों का कत्ल करेगा। उसके लहजे से लगता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। वह बिना किसी अपवाद के किसी को भी मारने को तैयार था।
थूसिया के प्रति उसकी नफरत बहुत गहरी थी। लैला को आखिरकार इसका एहसास हुआ। उस कुतिया से कहो कि उसका पतन यही है। माइकल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह लैला से इस तरह फिर से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसकी भोली बहन ने ऐसा ही किया। उनकी मौजूदगी में एक सेकंड भी बिताने की जहमत उठाए बिना माइकल जाने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हें विक्की और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने से रोकूंगा, घोस्ट। किसी न किसी तरह। माइकल ने एडिथ के शब्द सुने जब वह मुड़ा। हन्फ, माइकल ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी उंगली के एक झटके से तुम्हें मार सकता हूं, इसलिए पहले खुद को बचाने की कोशिश करो। माइकल लगातार अपनी उंगलियां चटकाते हुए उनसे दूर चला गया। हर बार जब वह चटकाता तो लैला का दिल धड़क उठता। उसे डर था कि उनमें से कोई एडिथ की जान ले सकता है। एडिथ और लैला शांत खड़ी रहीं। आखिरकार एडिथ अपने विचारों की गहरी धारा से बाहर आ गई। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एडिथ ने कहा जब लैला ने धीरे से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। मैं उसे डार्क लॉर्ड के रूप में ब्रांड करने जा रही हूं और गार्जियन गिल्ड को उसकी देखभाल करने दूंगी। माइकल ने दक्षिणी महाद्वीप महासागर में लंगर डाले बिग बर्था तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया। जब वह कप्तान के केबिन में दिखाई दिया तो कोरी और एलिडर ने उसका स्वागत किया। क्या जहाज तैयार हैं? माइकल ने पूछा। चूंकि वह अपने डार्क लॉर्ड व्यक्तित्व में था, इसलिए उसकी आवाज़ मोटी और शैतानी थी। हाँ मेरे प्रभु, कोरी ने सिर झुकाया। माइकल ने जल्दी से अपनी कलाई हिलाई क्योंकि उनके बीच की मेज पर कई सुनहरे स्क्रॉल दिखाई दिए। उन्हें चालक दल को दे दो। बंदरगाह पर हमला करने के बाद उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए इन स्क्रॉल का उपयोग करना चाहिए। वे अपने जहाज़ों को डुबो देंगे, माइकल ने कहा। वह नहीं चाहता था कि समुद्री डाकू चालक दल अनावश्यक रूप से अपनी जान गंवाए। यही कारण था कि उसने उनके लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल खरीदने के लिए बहुत सारे पॉइंट खर्च किए। हालांकि जहाज़ों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, उन्हें डूबना ही था। 10 जहाज आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे स्वामी। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुछ दिनों में ओज़ तक कैसे पहुंचेंगे। वहां पहुंचने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। अगर हवा हमारे पक्ष में होती तो ऐसा होता, कोरी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। माइकल ने अपनी नज़र एलिडर की ओर घुमाई। एक और झटके के साथ उसने एक और चर्मपत्र निकाला। टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल के विपरीत माइकल के हाथ में स्क्रॉल आसमानी नीला था। यह मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। मुझे लगता है कि आप ये सरनी बना सकते हैं, माइकल ने चर्मपत्र एलिडर की ओर फेंका। जब डार्क एल्फ ने स्क्रॉल खोला तो वह दंग रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ये है, एलिडर की आवाज़ धीमी पड़ गई। चरणों का पालन करें और सरनी बनाएं। ये केवल एक ही तरीका है, इसलिए यह आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एलिडर अभी भी सदमे में था। उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा सुंदर सरनी डिज़ाइन नहीं देखा था। इसके अलावा ये सरनी प्रकृति में अत्यंत उन्नत थी। रूनों को देखते हुए एलिडर आर्क ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करके सरनी के काम को बता सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि डार्क लॉर्ड को ये सरनी कहाँ से मिली। क्या उसने इसे खुद डिज़ाइन किया है? एलिडर ने खुद से पूछा। डार्क लॉर्ड एक भयानक अस्तित्व था। थोड़े समय में उसने डार्क लॉर्ड को कई चमत्कार जैसे करतब करते देखा था। मुझे एक दिन दो और ये तैयार हो जाएगा, एलिडर ने आखिरकार कहा। कोरी, अपने सबसे वफादार लोगों को लगाओ। मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी इस बारे में एक शब्द भी बोले। जहाज़ों से टेलीपोर्ट होने के बाद ये हमला नहीं हुआ, समझे? हाँ मेरे भगवान, कोरी ने कमरे से बाहर निकलने से पहले सिर झुकाया। कमरे से बाहर निकलने के बाद माइकल ने अपना मुखौटा हटा दिया, जिससे उसका असली चेहरा सामने आ गया। बैठो, माइकल ने एलिडर को इशारा किया कि वह उसके सामने वाली सीट पर बैठ जाए। उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर एलिडर उसके सामने बैठ गया। वह समझ सकता था कि डार्क लॉर्ड उससे कुछ पूछने वाला है। कभी कभी एलिडर को डार्क लॉर्ड पर दया आती थी। अपनी प्रतिभा के साथ वह पूरी तरह से एक शानदार जीवन जी सकता था। फिर भी स्काई हॉल और एक भविष्यवाणी के कारण डार्क लॉर्ड ने सब कुछ खो दिया था। डार्क लॉर्ड के कंधे पर बहुत बड़ा भार था। कोई भी व्यक्ति दबाव से टूट जाता, लेकिन वह नहीं। क्या है? एलिडर ने पूछा। ये स्पष्ट है न? माइकल ने थकी हुई मुस्कान बिखेरी। एलिडर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में भाव देखकर कोई भी बता सकता था कि वह चिंतित था। क्या आपको लगता है कि घोस्ट को जाने देना और डार्क लॉर्ड को पूरी तरह से गले लगाना एक अच्छा कदम है? एलिडर ने एक गहरी सांस ली। उसने इस बारे में सोचने के लिए कई लंबे क्षण लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाँ, आखिरकार लंबे समय तक गहन चिंतन के बाद एलिडर सिर हिलाया। जल्दी या बाद में आपको स्वीकार करना होगा कि आप वास्तव में कौन हैं, मेरे प्रभु। आप नश्वर भूत नहीं हैं। आप एक देवता हैं। आप डार्क लॉर्ड हैं। भविष्यवाणी ये तय नहीं कर सकती कि आप क्या करेंगे, आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं बदल सकते कि आप कौन हैं। जितनी जल्दी आप अपने असली रूप को पूरी तरह से अपना लेंगे, उतना ही बेहतर होगा।
आखिरकार 2 जिंदगियां जीना और अपनी पहचान को अलग रखना आप पर भारी पड़ रहा है। मैं इसे देख सकता हूँ, एलिडर ने समझाया। मुझे लगता है कि यह युद्ध बाहरी दुनिया को ये बताएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये होने वाला है मेरे प्रभु। जैसा कि मैंने कहा, आप भगवान हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपके पास भविष्य को देखने की किसी तरह की क्षमता है। माइकल ने सिर हिलाया। एलिडर के शब्दों में समझदारी थी। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे हमेशा मुसीबत से दूर रखा, यहाँ तक कि सबसे खराब परिस्थितियों में भी। मैं केवल उन लोगों से डरता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, एलिडर। जब दुनिया को पता चलेगा कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि वे निर्दोष लोग मेरी मदद करने की कीमत चुकाएं। अगर यही बात तुम्हें परेशान कर रही है तो चिंता मत करो। स्काईहॉल या गार्जियन उनके पीछे नहीं जाएंगे। बेशक वे सत्य की गोलियों का उपयोग करके उनसे पूछताछ करेंगे, लेकिन यह अच्छी बात है। उन्हें नहीं पता था कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है, इसलिए वे सत्य की गोली की परीक्षा पास कर लेंगे। मैं उन्हें किसी से भी बेहतर जानता हूँ मेरे प्रभु। वे अच्छे लोग हैं, है ना? वे उन लोगों को कैसे सजा दे सकते हैं जो कुछ भी नहीं जानते? इसके अलावा एंड्रियास और वुल्फ्रिक तुम्हारे कारण निर्दोष लोगों को पीड़ित नहीं होने देंगे। एलिडर के शब्दों ने माइकल के मन को कुछ हद तक शांत किया। उसने राहत की सांस ली। एलिडर, सरनी समाप्त करो। इस युद्ध के बाद हमें अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। माइकल अपने सिंहासन से उठे, भारी सांस छोड़ते हुए। कुछ घंटे पहले गाया केन परिवार के महल के बाहरी इलाके में पहुंची। उसने देखा कि भारी बर्फबारी के बावजूद कई गार्ड इलाके में गश्त कर रहे थे। बर्फ घुटनों तक थी, फिर भी बेचारे सैनिकों को ठंड में बर्फ से होकर चलना पड़ा। गाया उनके पीछे से उड़ने के बजाय सामने के गेट पर उतरा। वह नहीं चाहती थी कि रक्षात्मक व्यवस्था अलार्म बजाए। मिस एलिया, धातु के गेट की रखवाली कर रहे 2 सैनिकों ने तुरंत उसे पहचान लिया। उन्होंने सम्मान भरी आंखों से सिर झुकाया। क्या एल्डर एश्टन केन अंदर हैं? सैनिकों ने गेट खोलते ही गाया से पूछा। हाँ, कृपया मेरे पीछे आओ। एक सैनिक ने गाया को अपने पीछे आने का इशारा किया। महल में प्रवेश करने के बाद कई बुजुर्गों ने उसका अभिवादन किया। अब तक माइकल के हाफ इमोर्टल स्टेज पर पहुंचने की खबर पूरे एलोन में फैल चुकी थी। जो कोई भी घोस्ट के साथ दोस्ताना व्यवहार करता था, उसे दूसरों से मिलने वाले सम्मान में बहुत बढ़ावा मिलता था। माइकल की सफलता से केन परिवार को उससे ज्यादा फायदा हुआ। घोस्ट के साथ उनके रिश्ते के कारण फिशर परिवार सहित उनके सभी प्रतिद्वंद्वी किसी भी प्रतिद्वंद्वी क्षेत्र से पीछे हट गए। कुछ परिवारों ने केन परिवार के सहयोगी बनने की भी कोशिश की ताकि वे अर्धअमर भूत द्वारा मिटाए जाने से बच सकें। केन परिवार के बुजुर्गों ने तुरंत गया को अपने अतिथि कक्ष में ले गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उससे कहा कि जब तक वे एल्डर एश्टन केन को उससे मिलने के लिए नहीं भेज देते, तब तक वह प्रतीक्षा करे। गया रानी की तरह एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। अब मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? गया ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एश्टन केन कमरे में आ रहा है। उसने अपने पीछे खड़े गार्ड को हाथ हिलाकर भगा दिया। ये निर्भर करता है, गया ने कहा। किस पर निर्भर करता है? गया से कुछ मीटर दूर अपनी सीट पर बैठते हुए एश्टन केन ने पूछा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एडलिया एश्टन के बारे में क्या जानते हैं। जैसे ही गे ने यह सवाल पूछा, एश्टन के चेहरे पर शांत मुस्कान गायब हो गई। उसकी भूरी आंखों में आश्चर्य और हैरानी की चमक थी। उसकी चुप्पी से यह बात उजागर हो गई कि वह उसकी मां के बारे में कुछ जानता था। गया ने उस पर और दबाव डाला। तुम नागालैंड की रानी के बारे में क्या जानते हो? गया अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ महीने पहले के विपरीत एश्टन केन कमरे में सबसे मजबूत नहीं था। गया फ्यूजन स्टेज लेवल 10 पर पहुंच गया था। अपनी नसों में बहने वाली पहली ऊर्जा के साथ वह चाहे तो आसानी से एश्टन केन का वध कर सकती थी। आखिरकार वह केवल फ्यूजन स्टेज लेवल 5 पर था। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया। मुझे पता है कि वह यहाँ टेलीपोर्ट हुई है। क्या ये संयोग है कि तुम्हारा और उसका नाम एक ही है, एश्टन? मुझे ऐसा नहीं लगता। एश्टन केन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर हवा घनी हो रही है। जैसे जैसे वह करीब आती गई, सांस लेना कठिन होता गया। मुझे बताओ एल्डर केन, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, गया ने कहा। केन परिवार के बुजुर्ग उनके सहयोगी थे। यही एकमात्र कारण था कि गाय एश्टन केन को प्रताड़ित करने के बजाय पूछ रहा था। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा, एश्टन केन ने गुर्राते हुए कहा। अगर तुम्हें उसकी परवाह है तो तुम्हें मुझे वह सब बताना होगा जो तुम जानते हो। गया ने एश्टन को कंधे से पकड़ लिया और उसे ऊपर उठा लिया। क्यों? तुम्हें परवाह क्यों है? एल्डर केन ने पूछा। उत्तर देने के बजाय उसने देखा कि गया की पुतली कोबरा की पुतली में बदल गई। उसकी सांप जैसी आंखें शिकारी हो गईं। एश्टन केन का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में अचानक आए बदलाव की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने ये आंखें पहले भी देखी थीं। एडलिया, एश्टन केन ने बड़बड़ाया। चौंक कर गया ने अपना कंधा छुड़ाया। तुम उसकी बेटी हो?
गया। एश्टन केन को सच्चाई का एहसास हुआ। हालांकि उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा उसने चित्रों में देखा था, लेकिन वे आंखें निस्संदेह एडेलिया की थीं। सालों से गया को खोजते हुए एश्टन की आंखें भर आईं। हाँ, गया ने उसके चेहरे से नकाब हटाने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने अपना असली चेहरा दिखाया। मैं गया एश्टन हूँ, नागालैंड की राजकुमारी। एश्टन केन चौंक कर पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जो खोज रहा था वह इतने समय से उसके सामने था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर गया हैरान रह गया। यह उसकी माँ के साथ उसके मजबूत रिश्ते का प्रतीक था। गया को आश्चर्य हुआ कि वह एडेलिया के लिए कौन था। मेरी माँ मुसीबत में है, तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। मुझे पता है, मेरे पीछे आओ। एश्टन केन ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और गया को इशारा किया कि वह उसके पीछे आए। उसने सिर हिलाया और उसके पीछे दूसरे कमरे में चली गई। उसने अपनी कलाई हिलाई जिससे उनके चारों ओर एक पारदर्शी ढाल बन गई ताकि कोई भी उसकी बातें न सुन सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम हो। एश्टन केन ने पर्दे बंद किए और गया से बात की। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बहुत छोटी थी। कमरे में अंधेरा छा गया, लेकिन एश्टन ने जल्दी से मोमबत्तियां जला दीं। गया ने उसकी आंखों में बड़ी चिंता देखी। तुम्हारी पहचान के बारे में और कौन जानता है? भूत। वह जानता है। गया ने सिर हिलाया। क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? मेरी जिंदगी के साथ। अब मेरे सवालों का जवाब देने की तुम्हारी बारी है। तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उसे कैसे ढूंढना है। कैसे? गया ने लगभग तुरंत ही एश्टन केन से पूछा। इसका उत्तर देने से पहले मुझे ये जानना होगा कि आपने फिर से खेती करने की अपनी क्षमता कैसे हासिल की। जब मैं नागालैंड गया तो उन्होंने कहा कि जानाली ने आपकी मेरिडियन तोड़ दी। भूत ने मुझे ठीक कर दिया, गया ने उत्तर दिया। तो वह आपको असली रूप में जानता है। गया ने सिर हिलाया। केवल एक जोड़ा मत बनो, सबसे अच्छे दोस्त बनो। यही आपके जीवन को जीने लायक बनाता है, एश्टन ने कहा। गया ने उसकी आंखों में उदासी की झलक देखी। क्या आप और मेरी माँ ऐसे ही हैं? सबसे अच्छे दोस्त? एश्टन केन ने आह भरी। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। क्या तुम इस पर यकीन कर सकते हो? एश्टन केन ने एक दुखी हंसी निकाली। गया की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसकी माँ न केवल नागा थी बल्कि एक शाही भी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे एक इंसान जैसा एश्टन केन उसकी माँ के साथ बड़ा हुआ। उसकी यादों के अनुसार उसकी माँ हमेशा इंसानों को नीची नज़र से देखती थी, यहाँ तक कि गया को लगता था कि वह उनसे नफरत करती है। मैं एक आम आदमी था और तुम्हारी माँ राजकुमारी थी, लेकिन वह दूसरे नागाओं की तरह नहीं थी जिन्हें तुम जानते हो। वह अलग थी। माना कि वह जितनी क्रूर और निर्दयी थी, लेकिन मेरे लिए वह दयालु, चंचल और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। एश्टन ने एडेलिया के साथ अपने बचपन को याद करना शुरू किया। गया ने उसे पूरी तरह सदमे में सुना। उसकी माँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। फिर भी उसे एश्टन के झूठ बोलने का कोई संकेत नहीं मिला। हर रात वह मेरे साथ घूमने के लिए महल से बाहर निकलती है। मुझे अभी भी वह जवाब याद है जो उसने मुझे दिया था जब मैंने पूछा कि उसने मुझे अपना दोस्त क्यों चुना। उसने बस कंधे उचका दिए और मुझे बताया कि यह सही लगता है। एश्टन ने एडेलिया के साथ अपनी यादों को ताज़ा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी भूरी आंखें भर आईं। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उसे उसकी बहुत याद न आती हो। मेरी माँ महल से चुपके से बाहर निकल जाती है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एस्टन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। वह हमेशा से एडेलिया जैसी नहीं थी जिसे तुम जानते हो। वह और मैं बच्चों के साथ मजाक करते थे। वह अपने नाग रूप में बदल जाती है, सुनहरे धारियों वाला एक काला कोबरा। गया एक बार फिर एश्टन से हैरान था। एडेलिया का नागा रूप नागालैंड के रहस्यों में से एक था, फिर भी एश्टन ने इसका पूरी तरह से वर्णन किया। इसका मतलब था कि उसने वास्तव में एडेलिया को उसके नाग रूप में देखा था। अगर उसकी माँ ने एश्टन को उसका असली रूप दिखाया तो इसका मतलब था कि वह वास्तव में उस पर भरोसा करती थी। हम बच्चों को डराते हैं और उन्हें अपनी माँ के पास भागते देखकर हंसते हैं। ये कभी थका देने वाला नहीं था। बड़े होने के बाद हम साहसी होने का नाटक करते थे और पास के जंगलों में जानवरों से लड़ते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आपकी दादी अर्धअमर अवस्था तक पहुंचने की कोशिश में मर गईं। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ बदल गया? गया ने पूछा। आपकी दादी के मरने के बाद आपकी माँ बदल गई। ऐसा लगा जैसे उनके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया गया हो। वह फिर कभी वैसी नहीं रहीं। गया को तुरंत याद आया कि एलिडर ने उससे क्या कहा था जब वे पहली बार अकिलन दायरे में मिले थे। गया के वंश ने ऑर्डर की सेवा की। उनका असली अंतिम नाम रेथस था। एल्डिरी के अनुसार जहां भी कोई रेत मरता है, ज्ञान और ऑर्डर और डार्क लॉर्ड के प्रति उनका कर्तव्य अगले रिश्तेदारों को दिया जाएगा। ये समझ में आता है कि एडेलिया अपनी माँ की मृत्यु के बाद जल गई थी। चाहे मैंने उससे कितनी भी बार पूछा हो, उसने मुझे नहीं बताया।
कुछ समय बाद उसने एलोन में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और मेरा नाम पैट्रिक से बदलकर एश्टन रख दिया। मैं एश्टन बन गया और केन परिवार में शामिल हो गया। एडेलिया ने मुझे जो दिया उसकी वजह से मैं दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ पाया। नतीजतन मैं एल्डर केन बन गया। मुझे बताओ कि तुम मेरी माँ से उसके बाद मिले थे? बिल्कुल नहीं। एश्टन ने आह भरी। वह मुझसे मिली, तुम्हारी बाहों में थी। गया ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मेरे पिता के बारे में क्या? जब गया ने ये सवाल पूछा तो एश्टन चुप हो गया। उसकी भयानक चुप्पी ने गया के पेट में एक बुरी भावना पैदा कर दी। ये तुम्हारी माँ के कास्टियन से शादी करने से 2 महीने पहले की बात है। गया का दिल धड़क उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो सुना है। उस दिन तुम और तुम्हारी माँ खून से लथपथ थे। उस जिद्दी कमीने ने मुझे नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ बुरा हुआ था, ये पक्का था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छिपाया और 2 महीने बाद उसने कास्टियन से शादी कर ली। 10 महीने बाद उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारा जन्म हो गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बड़ा होने से रोकने के लिए तुम पर कोई जादू कर दिया होगा। क्या मैं अपनी माँ और कास्टियन से पैदा हुई हूँ? भारी मन से गया ने सवाल पूछा। उसकी आवाज़ कांप उठी। मुझे डर नहीं है, एश्टन के जवाब ने गया की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसे लगा कि उसके आसपास की दुनिया घूम रही है। पूरी जिंदगी उसने यही माना था कि कास्टियन ही उसका पिता है। लेकिन अगर कास्टियन उसका पिता नहीं था तो कौन था? सवाल ने उसके दिमाग में कोहराम मचा दिया। मेरे पिता कौन हैं? इसका उत्तर केवल तुम्हारी माँ ही दे सकती है। एश्टन केन ने आह भरी। बताओ, मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूं? एश्टन ने अपना मुंह खोला और गया को उत्तर देने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। महाराज, यह महत्वपूर्ण है। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक कोमल आवाज़ आई। एश्टन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये थोड़ी देर और इंतज़ार कर सकता है। एश्टन के स्वर में क्रोध झलक रहा था। कृपया महाराज, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, एश्टन ने कुर्सी के हाथ पर जोर से कहा। गया को लगा कि बाहर एक बॉडी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर है। उसे लगा कि यह कोई नौकरानी है। हालांकि गया पहले अपने सवाल का जवाब पाना चाहती थी। दुर्भाग्य से एश्टन केन पहले से ही दरवाजे पर था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। क्या? एश्टन ने गुर्राहट की, लेकिन उसकी गुर्राहट एक सांस में बदल गई। उसने अपना गला भींच लिया और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। गया स्तब्ध रह गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वह एश्टन केन पर झपटी, जो अपना गला पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। एश्टन के गले से खून बहने लगा। उसका शरीर ऐंठ गया। गया ने तुरंत हीलिंग पोशन उसके गले में डाल दिया, लेकिन घाव जो बंद हो जाना चाहिए था, बंद नहीं हुआ। उसने एश्टन का सिर अपनी गोद में ले लिया और उसने अपने खून से लथपथ हाथ से उसका चेहरा छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके चेहरे पर एक पीड़ा भरी मुस्कान दिखाई दी। द डार्क भगवान को खुद को प्रकट करना होगा। वह अपने कटे हुए गले से ये शब्द बमुश्किल बोल पा रहा था। सार्वजनिक रूप से उसकी असली पहचान। फिर तुम्हारी माँ तुम्हें खोज लेगी। जीवन की रोशनी धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गई। गया ने बेचैनी से इधर उधर देखा कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। एडेलिया से कहो, मैंने कभी उसे ढूंढना बंद नहीं किया। एश्टन केन का हाथ जमीन पर गिर गया और उसकी सांसें आखिरकार रुक गईं। गया का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। वह ठीक से सोच नहीं पा रही थी, लेकिन वह अपनी ओर दौड़ते हुए कई कदमों की आवाज़ सुन सकती थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने के लिए बस कुछ सेकंड थे। अगर केन परिवार के बुजुर्ग उसे इस तरह देखते तो वे निश्चित रूप से सोचते कि उसने एश्टन केन को मार डाला है। इससे वे घोस्ट और उसके खिलाफ हो जाते। जिसने भी एश्टन को मारा वह यही चाहता था कि ऐसा हो, और गया के पास इसे रोकने के लिए कुछ सेकंड थे। उसने जल्दी से अपने स्पेस रिंग से खंजर निकाला और खुद को सीने में घोंप लिया। उसके सीने से खून की धार बह निकली, जिससे उसकी सफ़ेद पोशाक लाल हो गई। उसने हीलिंग पोशन को ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे कांच की शीशी टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। खून की कमी से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एश्टन केन के बगल में गिरने से पहले उसने खूनी खंजर को माइकल को भेजने के लिए आपस में जुड़े स्पेस रिंग में खंजर डाल दिया। क्या हुआ? एल्डर केन, हीलर्स को बुलाओ। हे भगवान, कई लोग चिल्लाए। गया उनके चेहरे नहीं देख पाया, लेकिन उन्हें साफ साफ सुन पाया। वे उन पर झपट पड़े। एल्डर केन, वह मर चुका है। मिस एलिया, जल्दी करो, वह जीवित है। गया की दृष्टि आखिरकार पूरी तरह से काली हो गई। केन परिवार के सैनिकों ने उसे जल्दी से हीलर्स के पास ले गए। अगर गया एल्डर केन को अपनी गोद में लिए हुए होती तो वे उसे हत्यारा समझ लेते। उसकी त्वरित सोच ने उसे बदल दिया। उसने खंजर को अपनी छाती के बाएं हिस्से में घुसा दिया, जो मुश्किल से दिल को छू पाया। इसलिए चिकित्सक या केन परिवार के सदस्य कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि गया खुद को चाकू मार सकती है। कुछ घंटों बाद गया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो उसने देखा कि माइकल बिस्तर पर उसके बगल में बैठा है। वह धीरे से उठी।
आराम से जाओ। माइकल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे उठने में मदद की। गया ने देखा कि केन परिवार के कई बुजुर्ग, सभी नए चेहरे उसे घूर रहे थे। एल्डर केन, गया ने बड़बड़ाया। वह अब हमारे साथ नहीं है, माइकल ने धीरे से कहा। मास्टर घोस्ट, एक अधेड़ उम्र का राख जैसे बालों वाला आदमी आगे बढ़ा। वह एक योद्धा और एक नेता जैसा व्यवहार कर रहा था। उसने जो फैंसी वस्त्र पहने हुए थे, उससे कोई भी बता सकता था कि वह बाकी लोगों से ऊंचे दर्जे का था। कृपया, हमें ये जानना है कि एल्डर केन को किसने मारा, वह आदमी गुर्राया। वह घर का मुखिया, लेनर्ड केन था। एक हत्यारा, गया ने कहा। कई बुजुर्ग सदमे में आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक हत्यारा महल में घुस आया, एल्डर केन को मार डाला और महल से बिना पकड़े भाग गया। लेनर्ड को भौहें सिकोड़ते देख माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। पहरेदार क्या कर रहे थे? माइकल की ठंडी आवाज़ ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम और एल्डर केन किस बारे में बात कर रहे थे? लेनर्ड ने गया से पूछा। ये स्पष्ट था कि लेनर्ड को गया के बारे में कुछ संदेह था। माइकल उसकी आंखों में इसे देख सकता था। लड़ाई के बजाय उनके बीच बातचीत का एकमात्र कारण माइकल का अर्धअमर साधना चरण था। गया ने इधर उधर देखा जैसे कि वह इन सभी लोगों के सामने बोल नहीं सकती। अंदर ही अंदर उसने जल्दी से एक विश्वसनीय कहानी गढ़ ली। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेनर्ड ने कहा। एल्डर केन मुझसे आपके परिवार के बीच गद्दार को खोजने के लिए कह रहे थे। उसने उन पर एक झटका बम गिराया। उसे सुनने वाला एक भी व्यक्ति शांत नहीं रहा। उसे विश्वास था कि केन परिवार में घुसपैठ हो गई है। उसने कहा कि उसके पास संदिग्धों की एक सूची है जिसे वह चाहता है कि मैं और घोस्ट जांच करें। वह यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। माइकल को आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि लेनर्ड ने उसकी मनगढ़ंत कहानी पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। उसने गया के हार पर स्पाइडर के जरिए जो कुछ हुआ उसे देखा। लेकिन लेनर्ड के चेहरे को देखकर लगता है कि केन परिवार में वाकई कोई जासूस है। क्या उसने तुम्हें बताया कि यह सूची कहाँ है? वह बताने ही वाला था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वह जांच करने गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हत्यारा बहुत तेज था। जब तक वह घायल नहीं हुई तब तक तुम्हारे बीच एक मोल मेरा काम नहीं था। लेकिन अब यह है। लॉर्ड लेनर्ड, क्या तुम्हें इस बारे में पता था? माइकल ने पूछा। सब लोग कमरा खाली करो, लेनर्ड ने बड़ों को आदेश दिया। बड़े लोग थोड़े अनिच्छुक लग रहे थे लेकिन आखिरकार वे कमरे से बाहर चले गए। लेनार्ड ने आह भरी। उसकी आंखों में डर और सदमा झलक रहा था। उसे पहली बार यह सुनने में कई महीने लग गए थे कि केन परिवार में कोई खतरनाक व्यक्ति घुस आया है। तब से वह लगातार घुसपैठिए की तलाश कर रहा था। फिर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। ये जानकर आश्चर्य और झटका दोनों ही लगा कि एल्डर केन भी घुसपैठिए की तलाश कर रहा था। दूसरी ओर माइकल को यकीन नहीं हो रहा था कि गया ने जो कहानी गढ़ी थी वह सच निकली। मुझे कुछ समय से पता है, लेनार्ड ने कहा। एल्डर केन एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर थे। जिस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया उससे लगता है कि घुसपैठिया उनसे ज़्यादा ताकतवर होगा। इसके अलावा वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगर उसने उसे चाकू नहीं मारा होता तो तुम्हें उस पर शक होता है न? माइकल ने पूछा। लेनार्ड एक पल के लिए चुप रहा। माइकल के लिए ये चुप्पी ही काफ़ी थी। वह गया के बिस्तर के किनारे से उठा और लेनार्ड की ओर चल पड़ा। मुझे दिखाओ कि उसे कहाँ मारा गया था। मानो या न मानो, एल्डर केन एक दोस्त था। मैं उसके हत्यारे को खोजकर उसका बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। आगे बढ़ो, माइकल ने लेनार्ड को इशारा करते हुए कहा। कोई और विकल्प न देखकर लेनार्ड उन्हें उस जगह ले गया जहां उन्होंने एल्डर केन को मृत पाया था। हालांकि उसे एलिया की कहानी पर संदेह था, लेकिन अगर घोस्ट के घुसपैठिए को खोजने की थोड़ी भी संभावना थी तो लेनार्ड उसे लेना चाहता था। घुसपैठिए ने केन परिवार के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक को मार डाला था। अगर वह उसे इतनी आसानी से मार सकता है तो बाकी कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। गया ने माइकल और लेनार्ड का पीछा किया। उसे एल्डर एश्टन केन द्वारा कहे गए हर एक शब्द याद आ गए। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आने लगा। उसे हमेशा आश्चर्य होता था कि कैस्टियन जानाली को उससे ज़्यादा क्यों प्यार करता है। अब ये बात गया को स्पष्ट हो गई थी। जानाली उसकी असली बेटी थी, न कि वह। इसलिए उसने जानाली को उसके बजाय सिंहासन दे दिया। क्या उसे पता था? गया ने खुद से पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कैस्टियन को पता था कि वह उसकी बेटी नहीं है या नहीं। गलियारे केन परिवार के पहरेदारों से भरे हुए थे। हर कोई डरा हुआ लग रहा था, खासकर नौकरानियां और नौकर। उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे। जब उन्होंने लेनार्ड को देखा तो उन्होंने सम्मान के साथ सिर झुकाया और उनकी आंखों में डर की झलक थी। माइकल चुपचाप लेनार्ड के पीछे एश्टन केन के कमरे में चला गया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि दालान और कमरा खाली था। मैंने आदेश दिया था कि उसका शव ले जाने के बाद कोई भी इस जगह पर वापस न आए, लेनार्ड ने कहा। एल्डर केन की मौत ने उसे बहुत दुखी कर दिया। माइकल सूखे खून के पोखर के पास बैठ गया। फिर अपनी कलाई के एक झटके से उसने प्रकाश का एक बैंगनी गोला बनाया।
अजीब बात यह है कि जिस क्षण प्रकाश जमीन पर पड़ा, लेनार्ड ने कई पदचिह्न देखे। खून के चारों ओर पदचिह्नों का एक समूह था। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति महल के अंदर या बाहर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, माइकल ने कहा। लेनार्ड ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे पास पूरे महल में सुरक्षा रूम हैं। इन महल की दीवारों के भीतर टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना संभव नहीं है। माइकल को इसकी उम्मीद थी। उसे संदेह था कि जिसने भी एश्टन को मारा है वह टेलीपोर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई सिस्टम था। अव्यवस्थित पदचिह्नों के बीच माइकल ने पदचिह्नों का एक अलग सेट देखा। दूसरों के विपरीत इस पदचिह्न में पैर की उंगलियां थीं। ये स्पष्ट था कि उन्होंने कोई बूट या जूते नहीं पहने थे। क्या तुमने देखा? माइकल ने लेनार्ड से पूछा। ऐसे मौसम में कोई बूट पहनने से क्यों बचेगा? माइकल ने पदचिह्नों का अनुसरण किया। ये पदचिह्न एक ही दिशा में आते और जाते थे। लेनार्ड और गया माइकल के पीछे पीछे चले गए। दालान में पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए माइकल ने अजीब व्यवहार देखा। जहां भी खिड़की थी, पदचिह्न उससे दूर चले गए, जैसे कि व्यक्ति खिड़कियों से डरता हो। माइकल और गया दोनों को सब कुछ समझ में आने लगा। वे इन पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए हॉल में पहुंचे जहां कई बुजुर्ग और सैनिक एकत्र हुए थे। क्या हो रहा है? वह रोशनी क्या है? देखो पदचिह्न। हॉल के चारों ओर एकत्रित लोग बुदबुदाए। जब उन्होंने लेनार्ड को देखा तो वे चुप हो गए। माइकल की तीव्र दृष्टि के कारण हॉल पर पैरों के निशान उसे भ्रमित नहीं कर पाए। वह बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम था। वह हॉल से बाहर दूसरे हॉलवे में पदचिह्नों का अनुसरण करता रहा। वह कहाँ जा रहा था? गया ने पूछा। लेनार्ड थोड़ा कांप उठा। आश्चर्यजनक रूप से झूमर से मंद रोशनी वाले इस हॉलवे में कोई अन्य पदचिह्न नहीं थे। वे पदचिह्नों का अनुसरण करते रहे जब तक कि वे एक चिमनी के सामने नहीं आ गए। हालांकि पदचिह्न चिमनी में चले गए, जिसका अर्थ था कि इस चिमनी के पीछे एक गुप्त मार्ग था। माइकल ने पलटकर देखा। लॉर्ड लेनार्ड। माइकल ने लेनार्ड की ओर देखा। उसके माथे पर काली रेखाओं को देखते हुए यह स्पष्ट था कि बहुत से लोग इस मार्ग के बारे में नहीं जानते थे। दूसरे शब्दों में, जिसने भी एश्टन को मारा वह केन परिवार के अधिकांश सदस्यों की तुलना में महल के बारे में अधिक जानता था। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, है न? माइकल ने पूछा। लेनार्ड को अपने गहरे विचारों से बाहर आने और सिर हिलाने में कुछ क्षण लगे। लॉर्ड लेनार्ड, अब राज खुल गया है। ये कहाँ समाप्त होगा? माइकल ने कहा। यह मार्ग आपको पास के एक छोटे मछली पकड़ने वाले द्वीप पर ले जाएगा, लेनार्ड ने कहा। मैंने आपका काम आसान कर दिया है, लॉर्ड लेनार्ड। यहाँ बताया गया है कि हम हत्यारे को कैसे खोजते हैं। ये बहुत ही असंभव है कि वह अचानक महल में प्रकट हुआ और हर गुप्त प्रवेश और मार्ग के बारे में जानता था। इसके विपरीत उसने यहाँ वर्षों बिताए होंगे, माइकल ने कहा जब लेनार्ड ने दीवार में एक ईंट ठोकी। दीवार धीरे धीरे चरमराई, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई दिया जिसमें से एक वयस्क व्यक्ति आसानी से निकल सकता था। गया ने पहले मार्ग में प्रवेश किया, उसके बाद माइकल और लेनार्ड ने प्रवेश किया। वे पदचिह्नों का अनुसरण करते रहे। हत्यारे को खोजने का पहला तरीका यह है कि अगर वह महल में वापस जाना चाहता है तो मैं आपको यहाँ के पदचिह्न से मेल खाने वाला एक रून दूंगा। जब आप इस रून को किसी व्यक्ति पर रखेंगे, अगर उसका पदचिह्न यहाँ के पदचिह्न से मेल खाता है तो यह जेड लाइट देगा, अन्यथा लाल। बहुत आसान है, माइकल ने पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए कहा। मार्ग अंधेरा था। बैंगनी प्रकाश को छोड़कर कोई प्रकाश स्रोत नहीं था, यहाँ तक कि मशालें भी नहीं। माइकल ने आगे कहा तो लेनार्ड ने सिर हिलाया। इस बात की अच्छी संभावना है कि वह आपके बीच रहा हो। इसलिए उन सभी लोगों की सूची बनाएं जो इस मार्ग के बारे में जानते थे। यदि हत्यारा वापस नहीं लौटना चाहता है तो सूची में सभी को बुलाएं। जो भी लापता है वह आपका संदिग्ध होगा, लेनार्ड ने पूछा। क्या होगा यदि वह कोई बुजुर्ग नहीं था लेकिन किसी तरह मार्ग के बारे में जानता था? मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, माइकल ने आह भरी। क्यों? लेनार्ड ने पूछा। बिंदुओं को जोड़ो, लॉर्ड लेनार्ड। एल्डर केन एक फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर थे, लेकिन हत्यारे ने कुछ सेकंड में ही अपनी जान ले ली। वह भाग गया इससे पहले कि वह उसका चेहरा देख पाती। हमने पदचिह्नों को खिड़कियों से बचते हुए देखा। क्यों? लेनार्ड को इसका उत्तर नहीं पता था। हत्यारा सूरज की रोशनी से बच रहा था, और सूरज की रोशनी से कौन बचता है? पिशाच। लेनार्ड ने अपने कदम रोक दिए। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास उभर आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम कह रहे हो कि पिशाच ने उसे मार डाला? कोई अपराध नहीं, मास्टर घोस्ट, लेकिन ये दूर की कड़ी है। क्या ऐसा है? संरक्षक संघ हमेशा से इस तथ्य को छिपाता रहा है कि पिशाच हमारे बीच हमेशा से हैं। अगर एल्डर केन को पता चल जाता तो वे आपके बीच अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे मार देते। और इन पदचिह्नों को देखकर मूर्ख मत बनो, लॉर्ड लेनार्ड। आप सामान्य पदचिह्न देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वे चले या भागे, लेकिन वास्तव में आप ये भी नहीं देख सकते कि वे कब चलते हैं। वे कमीने बहुत तेज हैं, बहुत तेज, माइकल ने कहा।
उसने पदचिह्नों का अनुसरण करना फिर से शुरू कर दिया। उसने लेनार्ड को सब कुछ सोचने के लिए कुछ समय दिया। माइकल के विपरीत लेनार्ड और आम लोग पिशाचों से भयभीत थे। ईश्वरीय कौशल या आदिम ज्वाला के बिना पिशाचों को मारना लगभग असंभव था। माइकल को संदेह था कि केन परिवार में किसी के पास भी ऐसा कुछ है। एक अकेला पिशाच पूरे केन परिवार को खत्म कर सकता था। लेनार्ड का घबराना और पसीना बहाना सही था। चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो। अब हमें क्या करना चाहिए? लेनार्ड ने कई मिनट तक गहन चिंतन के बाद पूछा। कुछ नहीं, और ऐसा दिखावा करो कि तुम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर उन्हें संदेह हुआ कि तुम कुछ जानते हो तो तुम अगले व्यक्ति होगे। इसलिए एक बलि का बकरा चुनो और उसे परिवार के सभी सदस्यों के सामने मार डालो। उसे बताओ कि वह देशद्रोही था। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम एक भ्रष्ट कमीने के साथ जाओ जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो, तुम जानते हो, स्पष्ट विवेक के लिए। लेकिन हत्यारे का क्या? मैं चाहता हूं कि उस कुत्ते को मार दिया जाए और एल्डर केन की हत्या के लिए उसे फांसी पर लटका दिया जाए। मुझ पर भरोसा करो, वह होगा, माइकल ने गुर्राते हुए कहा। हालांकि हत्यारे ने गया पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन उसने गया की मां के दोस्त एल्डर केन को मार डाला। इसके अलावा उस आदमी के पास जवाब थे और अब उनके पास उन्हें पाने का कोई रास्ता नहीं था। जितना अधिक वे एडेलिया के बारे में जानते हैं, वे इन पिशाचों के उतने ही करीब पहुंचते हैं। माइकल को आश्चर्य हुआ कि एडेलिया और पिशाचों के बीच क्या संबंध था। गया पूरे रास्ते चुप रही। वह गहरी सोच में थी। अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के बाद वह अवाक रह गई। आखिरकार वे सुरंग के अंत में पहुंच गए। जैसा कि लॉर्ड लेनार्ड ने कहा, वे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले द्वीप पर पहुंच गए। दुर्भाग्य से पदचिह्न गायब हो गए। क्योंकि सर्दी और रात थी, बाहर कोई नहीं था। माइकल को केवल मछली पकड़ने के जाल, डंडे, खाली टोकरियां और एक जमी हुई झील दिखाई दे रही थी। लॉर्ड लेनार्ड, माइकल ने अपनी नज़र लेनार्ड की ओर घुमाई। मैंने वह सब कुछ कह दिया जो मैं कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार ये तुम्हारा फैसला है। समझदारी से फैसला लो। मैं एल्डर केन का सम्मान तब करूंगा जब मैं वह सब कुछ कर लूंगा जो मुझे करना चाहिए। माइकल ने गाय के साथ हवा में चढ़ने से पहले लेनार्ड के कंधे पर थपथपाया। पलक झपकते ही लेनार्ड ने माइकल और गाय को गायब होते देखा और सुनहरी बिजली की एक किरण छोड़ गए। माइकल, मैं सब कुछ जानता हूं। माइकल बादलों के ऊपर उड़ना बंद कर दिया। उसने धीरे से गाय के चेहरे को सहलाया। अपनी मां को ढूंढने से तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, माइकल ने कहा। लेकिन एस्टन, उसने कहा कि डार्क लॉर्ड को अपनी पहचान बतानी चाहिए, गाय ने हकलाते हुए कहा। वह उससे बाहरी दुनिया के सामने अपनी पहचान बताने के लिए नहीं कह सकती थी। इससे उसकी पीठ पर निशाना लग जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। गाय ऐसा नहीं कर सकता था। माइकल बस मुस्कुराया। कोई बात नहीं। क्या मैंने वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारी मां को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा? अब मेरा काम आसान हो गया है। गाय की आंखें भर आईं। वह आगे झुका और धीरे से उसके माथे को चूमा। तुम्हारी मां या मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। इसे अपने चेहरे पर रगड़ने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक देवता हूं और देवताओं को नहीं मारा जा सकता, माइकल ने उसे मुस्कुराने के लिए चंचल स्वर में कहा। भगवान को मारने वाले तीरों के बारे में क्या? बहुत घमंडी मत बनो। हमें अभी भी पता नहीं है कि वे क्या हैं, उसने कहा। और उस सवाल का जवाब किसके पास है? तुम्हारी माँ। सब कुछ एडेलिया एस्टन की ओर जाता है। केन महल छोड़ने के बाद माइकल सीधे दक्षिणी महाद्वीप में आ गया। उसने एक दिन ध्यान में बिताया। इस बीच एलिडर पूरी तरह से टेलीपोर्टेशन सरणी बनाने में डूब गया था। कोरी ने उसे आवश्यक आग ऊर्जा क्रिस्टल की आपूर्ति करने में मदद की। आश्चर्यजनक रूप से एलिडर और कोरी किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक करीब आ गए। पहले तो एलिडर उसकी जिज्ञासा से परेशान था, लेकिन कुछ घंटे बिताने के बाद उसे पता चला कि उसे यह समझाना पसंद है कि रन और सरणी कैसे काम करती हैं। एक बार जब वे करीब आ गए तो वे दोनों समय का ध्यान नहीं रख पाए। जब अगले दिन सूरज निकला तो नीले समुद्र की सतह पर 5 मीटर की त्रिज्या वाला चक्र चमक उठा। कोरी और एलिडर ने एक फ्रिगेट के ऊपरी डेक से अपनी करतूत देखी। अब आप डार्क लॉर्ड से संपर्क कर सकते हैं, एलिडर ने कहा। हालांकि उसने कोई भाव नहीं दिखाया, लेकिन उसे अपने काम पर बहुत गर्व था। क्या हमें पहले यह नहीं देखना चाहिए कि यह काम कर रहा है या नहीं? कोरी ने पूछा। एलिडर ने ठहाका लगाया। ये काम करेगा। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। उसके उत्तर के बाद कोरी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। इसके बजाय उसने डार्क लॉर्ड से संपर्क किया। मेरे प्रभु, सरणी तैयार है। हमला करने वाली टीम को इकट्ठा करो। उसने अपने सिर में डार्क लॉर्ड के शब्द सुने। सभी जहाज़ों को एक साथ लाने में कोरी को लगभग 30 मिनट लगे। अंत में उसने चालक दल को अग्रणी फ्रिगेट पर चढ़ने का आदेश दिया। जब वे डार्क लॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वह डार्क क्वीन के साथ कहीं से प्रकट हुआ। मेरे प्रभु, सभी ने अपना सिर झुका लिया। कुछ के मन में भय था और कुछ की आंखों में पूर्ण श्रद्धा थी। आपने उन्हें योजना के बारे में बताया?
माइकल ने कोरी से पूछा। हाँ मेरे प्रभु, उसने सिर हिलाया। मैं इसे फिर से दोहराऊंगा, बस सुरक्षित रहने के लिए, माइकल ने कहा। उसकी नज़र चालक दल पर पड़ी। उन्होंने हमला करने के लिए 8 जहाज भेजने की योजना बनाई। चूंकि वे दक्षिणी महाद्वीप पर वापस नहीं जा रहे थे, इसलिए माइकल ने कोरी को प्रत्येक जहाज में कम से कम चालक दल रखने का आदेश दिया। इसलिए इस ऑपरेशन में कुल चालक दल की संख्या 96 थी। प्रत्येक जहाज के लिए 12 चालक दल के सदस्य। सुनो, तुम सभी को ओज़ महाद्वीप में टेलीपोर्ट किया जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य गोल्डन पोर्ट है, चालक दल के सदस्यों ने चौंक कर कहा जब उन्होंने सुना कि उन्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा। इन मूर्खों ने अपने जीवन में कभी टेलीपोर्टेशन या किसी जादू का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने केवल इसके बारे में सुना था। आपका मिशन सरल है। जब आप बंदरगाह देखें तो तोपों को फायर करें, लेकिन वहां डॉक किए गए किसी भी जहाज को न डुबोएं। जब आप तोप के गोले दागेंगे तो गोल्डन पोर्ट की नौसेना सेना आ जाएगी। उन पर फायर करें और आपको दिए गए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करें। जब तक आप जहाज़ों के साथ डूबना नहीं चाहते तब तक हीरो बनने की कोशिश न करें। समुद्री लुटेरों ने अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया। अब जाओ और मौज करो, माइकल ने चालक दल को विदा किया। समुद्री लुटेरों के जहाज से चले जाने के बाद कोरी ने अपने अगले आदेश के लिए माइकल की ओर देखा। हमारे बेड़े को इकट्ठा करो और उन्हें तैयार रहने के लिए कहो। हम अब से किसी भी क्षण युद्ध में उतरेंगे। आपको बाद में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जैसा आप चाहें मेरे स्वामी। मोटा बनाने में कोई समस्या है? माइकल ने पूछा। बिग बर्था को मोटा से भरने के बाद माइकल ने कोरी को और मोटा बनाने और उन्हें अपने बेड़े के हर जहाज में फिट करने का आदेश दिया। वह अभी भी बिग बर्था में मोटा को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में सोच रहा था। वह चाहता था कि यह सबसे बेहतरीन हो। थूसियन युद्ध के बाद माइकल ने अपना समय बिग बर्था को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने में बिताने का फैसला किया। जहाज़ों को उनकी पूरी क्षमता और उससे भी आगे तक अपग्रेड करने, और उनके बीच केवल एक चीज़ खड़ी थी, लोहार विशेषता। सामग्री प्राप्त करने में बस कुछ अड़चनें थीं। इसके अलावा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है मेरे स्वामी। जुड़वां बच्चों के साथ समन्वय करें और उन्हें सामग्री प्राप्त करने दें। पहले ही उनसे बात कर ली है मेरे स्वामी। माइकल उसके उत्तर से प्रसन्न था। कोरी पहल कर रहा था जैसा कि उसने अपने अधीनस्थों से कहा था। एक बार जब वह अपना युद्ध समाप्त कर लेता तो वह अंततः उन्हें मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। कॉस्मिक स्ट्रीम उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। अच्छा, माइकल ने उसके कंधे पर थपथपाया। उसकी नसों में उत्साह दौड़ गया। कोरी को विदा करने के बाद माइकल, एलिडिर और गया रेल पर झुक गए, समुद्र पर चमकती हुई सरनी को देखते हुए। गया, नाइटमेयर के साथ गोल्डन पोर्ट पर जाओ और तबाही मचाओ, माइकल ने गया को योजना में उसके हिस्से की याद दिलाई। उनकी योजना फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर के बजाय थूसियन नौसेना सेना को बाहर लाने की थी। अगर गोल्डन पोर्ट ने अपने युद्धपोतों के बजाय समुद्री डाकू जहाज़ों की देखभाल करने के लिए एक को भेजा तो ये योजना विफल हो जाएगी। इसलिए माइकल ने गया और दुर्स्वप्न। इस तरह भले ही गोल्डन पोर्ट ने फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर को भेजा हो, वह गया और दुर्स्वप्न के साथ व्यस्त रहेगा। उस समय थूसियन को अपने युद्धपोतों को बाहर लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार जब माइकल को पता चल गया कि युद्धपोत कहाँ से आ रहे हैं तो वह उन्हें नष्ट कर सकता था और थूसिया और उसके बीच नौसैनिक युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता था। वहां मिलते हैं, गया ने सिर हिलाया और उनकी नज़रों से ओझल हो गई। तुम ये कर रहे हो? एलिडिर ने कहा। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे मुगाशुकु से मिलना है। क्यों? एलिडिर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे कोई कारण नहीं सूझा कि डार्क लॉर्ड स्टॉर्मविले पर्वत में निष्क्रिय हाइड्रा से क्यों मिलना चाहता था। कोई उस भयानक अस्तित्व से क्यों मिलना चाहेगा? एलिडिर ने खुद से सवाल किया। अभी के लिए दक्षिणी महाद्वीप ही उसकी दुनिया है। हमें इसे अपना मानने के लिए उसके समर्थन और अनुमति की आवश्यकता है, माइकल ने कहा। दूसरे शब्दों में, माइकल स्काईहॉल के खिलाफ मुगाशुकु का समर्थन चाहता था। खुद को डार्क लॉर्ड के रूप में प्रकट करने के बाद स्काईहॉल आखिरकार अपना कदम उठाएगा और माइकल पर जगह का पूरा क्रोध बरसाएगा। इससे बचने के लिए माइकल को दक्षिणी महाद्वीप में वापस जाने की जरूरत थी। माइकल को संदेह था कि स्काईहॉल कुछ ऐसा करने की हिम्मत करेगा जो कुछ ही घंटों में इस दुनिया को खत्म कर सकता है। दुर्भाग्य से माइकल को रानी के आत्मा के टुकड़े के स्थान का पता लगाने के लिए थूशियनों का वध करके प्राप्त किए गए लगभग सभी बदमाश अंक खर्च करने पड़े। फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि मुगाशुकु का समर्थन पाने के लिए यह पर्याप्त था। 1 घंटे बाद याग्नार, जनरल ब्रायस और प्रिंस डेवरियस गोल्डन पोर्ट के बाहरी इलाके में घोस्ट का इंतजार कर रहे थे। गोल्डन पोर्ट एक सावधानी से तैयार किए गए बंदरगाह के किनारे बनाया गया था। ये वास्तव में एक पूरी तरह से आधुनिक व्यापार केंद्र था। इसका आकर्षण एक सुंदर डॉकयार्ड और रंगीन जंगल की पृष्ठभूमि से मेल खाता था। मेपल के पेड़। दुर्भाग्य से बर्फ ने शहर को ढक दिया और अपने फूले हुए सफ़ेद रंग से रंगों को खराब कर दिया। लेकिन जब वसंत आएगा तो गोल्डन पोर्ट देखने लायक एक अद्भुत नज़ारा होगा।
थूसिया का पूरा व्यापार गोल्डन पोर्ट के माध्यम से होता था। सर्दियों के बावजूद अनगिनत व्यापारी जहाज माल आयात और निर्यात करने के लिए बंदरगाह पर पहुंचे। मैं देख रहा हूं कि हर कोई यहाँ है। याग्ना का शरीर सदमे में कांप उठा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि घोस्ट उनकी ओर उड़ रहा है। वे अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बादलों के ऊपर एकत्र हुए। आप लोगों ने चुना कि थूसिया के जहाज़ों पर कौन सवार होगा? माइकल ने पूछा और सभी ने सिर हिलाया। अच्छा, हमला करने वाले जहाज तब पहुंचेंगे जब हम ऐसा कहेंगे। वे अभी भी माइकल पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसके पास एक बेड़ा है। इसके अलावा जहां तक वे कर सकते थे, क्षितिज पर एक भी जहाज नहीं था। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने आदेश दिया तो ये जहाज कैसे पहुंचेंगे। लेकिन उन्होंने माइकल से कोई सवाल नहीं किया। क्या हम हमला शुरू करें? माइकल ने पूछा। यागना ने गहरी सांस ली। जनरल ब्रायस ने आह भरी और ऐसा लग रहा था कि वह इस घटना को खत्म करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जबकि डेवरियस उत्साहित लग रहा था। मैं उन जहाज़ों को देखना चाहता हूं जिनके बारे में आपने हमें बताया था, डेवरियस ने कहा। उन्हें अंदर भेजो। तीनों ने देखा कि घोस्ट अपने कान पर हाथ रखकर बात कर रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह किससे बात कर रहा था, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि जहाज क्षितिज पर कहीं से प्रकट हो गए। ये बहुत चौंकाने वाला था। तीनों ने धीरे धीरे जहाज़ों को करीब से देखने के लिए आगे की ओर उड़ान भरी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे कहाँ थे? जनरल ब्रायस की आंखें चौड़ी हो गईं। आपने उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट किया। यागना एक ऑक था, इसलिए वह दूसरों की तुलना में टेलीपोर्टेशन से अधिक परिचित था। इसलिए जब जहाज हवा से दिखाई दिए तो उसे एहसास हुआ कि घोस्ट ने जहाज़ों को कहीं से यहाँ टेलीपोर्ट किया है। तोपों ने गड़गड़ाहट के साथ फायर किया। आग और धुआं बाहर निकल रहा था। तोपों ने गोल्डन पोर्ट पर तोप के गोले बरसाए। माइकल ने देखा कि लोग बंदरगाह पर अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे, चीख रहे थे और चिल्ला रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी ले जा रहे थे उसे फेंक दिया और जितनी जल्दी हो सके भाग गए। कुछ ही सेकंड में गोल्डन पोर्ट का शांत वातावरण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई सशस्त्र सैनिक बंदरगाह की ओर दौड़े। माइकल के निर्देशानुसार समुद्री लुटेरों ने बंदरगाह पर खड़े व्यापारी जहाज़ों पर निशाना नहीं लगाया, बल्कि बस इतना ही करीब पहुंचे कि उन्हें लगे कि वे जहाज़ों पर हमला कर रहे हैं। थूशियन सैनिक पूरी तरह से सदमे में थे। हमला इतना अचानक हुआ था। उनमें से कुछ गोल्डन पोर्ट ड्यूक को सूचित करने के लिए उड़ गए। जब शहर पर समुद्री लुटेरों के जहाज़ों द्वारा बमबारी की जा रही थी, याग्ना ने आकाश में एक बड़ी छाया देखी। बादल जल्दी से छंट गए। जल्द ही उन्होंने नाइटमेयर को अपने असली रूप में बादलों के बीच से उड़ते हुए देखा। नाइटमेयर ने आग बरसाने के लिए गोता लगाने से पहले उनके चारों ओर चक्कर लगाया। समुद्री लुटेरों ने एक पल के लिए तोपों को फायर करना बंद कर दिया। वे एक ड्रैगन की उपस्थिति से चौंक गए। उन्हें बताई कि ये दोस्ताना है। माइकल ने कोरी से संपर्क किया और समुद्री डाकुओं को संदेश दिया। दूर से भी वह समुद्री डाकुओं को बुरी तरह डरे हुए देख सकता था। वे बेकाबू होकर कांप रहे थे। नाइटमेयर की भयानक दहाड़ हवा में गूंज रही थी। लोग बंदरगाह से दूर शहर में भागने से पहले जितना हो सके उतनी जोर से चिल्लाए। तुम अपने जहाज कहाँ छिपा रहे हो, मैक्सिम? माइकल ने बड़बड़ाया। उसकी नज़र गोल्डन पोर्ट पर घूम गई। इस क्षण तक उसने थूसिया का एक भी युद्धपोत नहीं देखा था। इसके बजाय उसने एक और शक्तिशाली दहाड़ सुनी। माइकल की नज़र तुरंत दहाड़ की दिशा में मुड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने नाइटमेयर के ऊपर बादलों में एक और बड़ी छाया देखी। यह एक ड्रैगन था जो नाइटमेयर से सिर्फ 3 गुना बड़ा था। माइकल ने तुरंत एक खतरे को महसूस किया। नाइटमेयर के ऊपर ड्रैगन एक फ्यूजन स्टेज जानवर था। वह नाइटमेयर की ओर उड़ने ही वाला था कि तभी रेजर शार्प दांतों से भरा एक विशाल मुंह बादलों के बीच से नाइटमेयर के सिर को काटने के लिए नीचे आया। लेकिन हवा के एक शक्तिशाली झोंके ने ड्रैगन को नाइटमेयर से दूर धकेल दिया। इसके बजाय माइकल ने नाइटमेयर के ऊपर गया को खड़ा देखा। गोल्डन पोर्ट के आसमान में गया और रॉयल ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होते ही शत्रुतापूर्ण ड्रैगन दहाड़ने लगा। अध्याय 706। बादल छाए होने और हवा में कोहरा होने के कारण कोई भी दूसरे ड्रैगन को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। माइकल को छोड़कर वे मुश्किल से ड्रैगन की एक छवि देख पा रहे थे। लेकिन जब ड्रैगन बादलों के बीच से नीचे उतरा और नाइटमेयर और गया पर हमला किया तो ये बदल गया। माइकल ने देखा कि ड्रैगन की लंबी खोपड़ी के भीतर 2 चमकदार एम्बर रंग की आंखें सुंदर ढंग से बैठी थीं, जिससे यह एक भयंकर रूप ले रहा था। इसके सिर के ऊपर कई विशाल केंद्रीय सींग थे जो इसके संकीर्ण कोणीय कानों के ठीक ऊपर थे। इसके प्रत्येक जबड़े की रेखा के किनारे कई बड़े पंखे जैसी त्वचा और हड्डी की संरचनाएं थीं। इसकी नाक छोटी थी और इसमें 2 लंबे घुमावदार नथुने थे और इसकी ठोड़ी पर एक तंतु था। इसके मुंह के किनारे से कई नुकीले दांत निकले हुए थे जो अंदर छिपे आतंक का केवल एक अंश ही दिखा रहे थे। एक मांसल गर्दन इसके सिर से नीचे की ओर एक विशाल शरीर में फैली हुई थी। ड्रैगन आसानी से नाइटमेयर के आकार का 3 गुना था।
इसके शरीर का ऊपरी हिस्सा संकीर्ण तराजू से ढका हुआ था और इसकी रीढ़ के नीचे छोटे छोटे स्पाइक्स की कतारें थीं। नीचे का हिस्सा चौड़े शिल्कों से ढका हुआ था जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों से थोड़े हल्के रंग के थे। 4 विशाल अंग उसके शरीर को संभाले हुए थे और प्राणी को अहंकारी और मजबूती से खड़ा होने में मदद करते थे। उसके कंधों के ठीक नीचे से शुरू होकर उसके कूल्हों पर खत्म होने वाले विशाल पंख उगाए थे। पंखों की संरचना ब्लेड जैसी थी, पंखों की त्वचा आग से बनी हुई लग रही थी और प्रत्येक सिरे से विशाल भालों की तरह छोटे तीखे सिरे उगाए थे। इसकी मोटी पूंछ हथौड़े जैसी वृद्धि में समाप्त हो गई और उसके शरीर के समान ही संकीर्ण शल्कों से ढकी हुई थी। ड्रैगन के शल्कों में सुनहरे और गहरे लाल रंग का रंग था। विशाल आकार और चमकते शल्क ड्रैगन की जाति एक रॉयल ड्रैगन का प्रतीक थे। भले ही नाइटमेयर फ्यूजन चरण में हो, लेकिन इस रॉयल ड्रैगन के सामने उसका कोई मौका नहीं होगा। इसका जबड़ा इतना चौड़ा था कि वह नाइटमेयर को 2 टुकड़ों में काट सकता था। सौभाग्य से नाइटमेयर के पास एक बैकअप था। विक्टोरिया, क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? माइकल खुश था। बेचारे ड्रैगन को यह एहसास नहीं हुआ कि दूर से एक आधा अमर उसे घूर रहा था। माइकल जितना भी ड्रैगन को मारना चाहता था, वह बिना कुछ किए आसमान में मंडराता रहा। उसने बदलाव के लिए गया और नाइटमेयर को ड्रैगन से लड़ने दिया। दोनों ड्रैगन एक दूसरे पर दहाड़ने लगे। जब वे आमने सामने आए तो जमीन पर मौजूद लोगों को ठंड का एहसास हुआ। यहाँ तक कि याग्ना, जनरल ब्रायस और डेवरियस भी डर से कांप उठे। नाइटमेयर और रॉयल ड्रैगन एक दूसरे को खतरनाक नज़रों से घूर रहे थे। नाइटमेयर ने अपने दांत निकाले। आकार और शक्ति के बावजूद नाइटमेयर की आंखों में डर के कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन रॉयल ड्रैगन के चेहरे पर तिरस्कार की भावना थी। उसने नाइटमेयर की वन ड्रैगन जाति को नीची नज़र से देखा। अगर रॉयल ड्रैगन कुलीन था तो वन ड्रैगन आम लोगों में सबसे गरीब था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो या तुमने थूसिया पर हमला करने की हिम्मत क्यों की, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी, रॉयल ड्रैगन ने गुर्राते हुए कहा। उसकी भयानक आवाज़ आसमान में गूंज उठी। समुद्री लुटेरों ने पूरी तरह चौंककर तोपों की फायरिंग बंद कर दी। वे ड्रैगन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगा कि नाइटमेयर सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक ड्रैगन है, लेकिन रॉयल ड्रैगन की तुलना में नाइटमेयर एक पिल्ला था। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और उन बदमाशों को जिंदा जला दूंगा। रॉयल ड्रैगन ने समुद्री लुटेरों के जहाज़ों की तरफ देखा। तो तुम्हारी उस बड़ी खोपड़ी के नीचे कोई दिमाग नहीं है ना? गया ने रॉयल ड्रैगन का मजाक उड़ाया। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की। रॉयल ड्रैगन ने दहाड़ लगाए। तुम बेवकूफ़ हो, हमने इस जगह को जलाकर राख करने की हिम्मत की। बेशक, मैं तुम्हारे जैसे बड़े हो चुके छिपकली का अपमान करने की हिम्मत कर सकता हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं आया? हमने तुम्हारे दयनीय साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये बदला चुकाने का समय है कुतिया। रॉयल ड्रैगन की आंखें सचमुच आग की लपटों से चमक उठीं। वह दहाड़ता हुआ दुष्वप्न पर टूट पड़ा। अपने विशाल आकार के बावजूद रॉयल ड्रैगन तेज था। हालांकि दुष्वप्न के छोटे शरीर ने उसे बढ़त दी। वह बैरल रोल करने में सक्षम था और जल्दी से रॉयल ड्रैगन के नीचे चला गया। बूम! गया ने रॉयल ड्रैगन के पेट पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि एक जोरदार शॉकवेव पैदा हो गई। रॉयल ड्रैगन के दर्द से कराहने पर उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई। इस अवसर का उपयोग करते हुए दुष्वप्न ने रॉयल ड्रैगन पर आग उगल दी। हालांकि उसके तराजू इतने सख्त थे कि दुष्वप्न की लपटें उसे जला नहीं सकीं। अचानक उनके आसपास की हवा गर्म हो गई। जब गया ने रॉयल ड्रैगन को देखा तो उसने देखा कि उसका पेट चमकने लगा है। यह आग उगलने वाला है। गया ने दुष्वप्न के चारों ओर एक पतली जेड ऊर्जा ढाल बनते ही जल्दी से अपनी बाहें ऊपर उठाईं। ड्रैगन की सांस से बचो, उसने दुष्वप्न को आदेश दिया। नहीं, शिट! दुष्वप्न ने अपने पंख फड़फड़ाए, अपनी गति बढ़ा दी। इस बीच समुद्री लुटेरों ने बंदरगाह पर बमबारी फिर से शुरू कर दी। कुछ व्यापारी जहाज बंदरगाह से दूर जाने लगे। अंत में शाही ड्रैगन दुष्वप्न और गया के पास पहुंच गया। यह उनके ठीक ऊपर से उड़ गया। उसने अपना मुंह चौड़ा किया। जैसे ही गया ने देखा कि उसके मुंह के अंदर की तरफ आग लग गई हो, जैसे किसी ने अंदर आग लगा दी हो। उनके आसपास का तापमान कई डिग्री बढ़ गया। गया ने तुरंत जवाबी हमला किया और ड्रैगन के मुंह में तीर दागा। हालांकि ड्रैगन के मुंह के अंदर की गर्मी ने तीर को मक्खन की तरह पिघला दिया। मुझे सच में लगा कि यह काम करेगा, गया ने गुर्राते हुए कहा जब नाइटमेयर ने अपने पंखों को पहले से ज्यादा जोर से फड़फड़ाया। तुरंत उसने ड्रैगन की आग से बचते हुए हवा में गोली चलाई। दूर से माइकल ने ड्रैगन के मुंह से आग की एक बैंगनी धारा निकलती देखी। हे भगवान! डेवरियस ने शाप दिया। वे दूर से तीव्र गर्मी महसूस कर सकते थे। गया ने भौहें सिकोड़ते हुए ढाल में और अधिक ऊर्जा डाली। फिर भी ढाल टिमटिमाती रही। अगर वे ड्रैगन की सांस से सीधे टकराते तो गर्मी उनकी त्वचा को जला देती। गया को एहसास हुआ कि वे लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। वे जहाज कहाँ हैं? जनरल ब्रायस ने अपना आपा खो दिया था।
माइकल सिस्टम का इस्तेमाल करके क्षेत्र को स्कैन कर सकता था और पॉकेट आयाम के प्रवेश द्वार को खोज सकता था। हालांकि उसने अपने ज़्यादातर खतरनाक पॉइंट का इस्तेमाल रानी के सोल पीस के स्थान को खोजने के लिए किया। वह वास्तव में भाग्यशाली था कि मोगाशुकु को अच्छे मूड में पाया। परिणामस्वरूप मोगाशुकु ने उसे सुरक्षा देने के लिए सहमति व्यक्त की, बशर्ते कि उसे अगले 6 महीनों के भीतर एक और आत्मा का टुकड़ा मिल जाए। अन्यथा मोगाशुकु व्यक्तिगत रूप से माइकल को खोजने आएगा। यही उसका खतरा था। स्थिति माइकल को अपना धैर्य खोने पर मजबूर कर रही थी। सौभाग्य से उसने बंदरगाह के पास कहीं से एक युद्धपोत को आते देखा। यह एक युद्धपोत था जो बिग बर्था से लगभग 2 गुना बड़ा था। देखो, यागना ने लाल रंग से रंगे जहाज की ओर इशारा किया। जहाज से एक जोरदार गर्जना समुद्र में गूंज उठी। ये धीरे धीरे समुद्री डाकुओं के जहाजों की ओर बढ़ रहा था। युद्धपोत पर गोली चलाओ और यहां से निकल जाओ, माइकल ने कोरी को आदेश दिया। समुद्री डाकू वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे युद्धपोत की फायरिंग रेंज के अंदर नहीं थे। अन्यथा जहाज से तोपों की एक ही बौछार उन सभी को खत्म कर सकती थी। माइकल के आदेश के अनुसार समुद्री डाकुओं ने जल्दी से तोपों को फिर से लोड किया और युद्धपोत पर गोली चलाई। अनगिनत तोप के गोले आसमान में उड़ते हुए धुएं के रंग का निशान छोड़ते हुए उड़े। उनके चारों ओर चिंगारियां उड़ीं और एक भयानक भिनभिनाने वाली आवाज निकली। जब वे मैनोवॉर के पतवार से टकराए तो सभी ने एक जोरदार विस्फोट सुना, लेकिन तोप के गोले उसके पतवार में मुश्किल से ही कोई निशान छोड़ पाए। इस बीच आसमान बैंगनी और लाल रंग से जगमगा उठा। नाइटमेयर और रॉयल ड्रैगन दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए बादलों के ऊपर उड़ गए। अचानक दुष्स्वप्न की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। माइकल को उसकी दहाड़ में दर्द महसूस हुआ। बादलों के ऊपर ड्रैगन की आग ने दुष्स्वप्न के पेट के किनारे को झुलसा दिया था, लेकिन दर्द के बावजूद दुष्स्वप्न धीमा नहीं पड़ा। दुष्स्वप्न की आंखों में दर्द देखकर गया का गुस्सा छत से ऊपर उठ गया। उसने अपना धनुष उठाया और उसके हाथ में स्वर्ण ऊर्जा से बने 4 बाण दिखाई दिए। उसने उन सभी को तीर से मारा और अपनी सांस के नीचे कुछ बुदबुदाया। शाही ड्रैगन उनसे लगभग 20 मीटर दूर उड़ गया। हवा इतनी तेज थी कि दुष्स्वप्न कभी कभी संतुलन खो देता था। इसके अलावा बादलों ने उसकी दृष्टि को बाधित कर दिया। सब कुछ के बावजूद गया ने एक गहरी सांस ली और बाण छोड़े। जैसे ही वे बाहर निकले, बाणों ने हवा में एक ध्वनि विस्फोट किया। चारों बाणों में से प्रत्येक का आकार बढ़ता गया और हवा में सुनहरे सांपों में बदल गया। पारंपरिक बाणों के विपरीत जो सीधी रेखा में चलते हैं, ये सांप शाही ड्रैगन का अनुसरण करते हुए जिगजैग करते हैं। रॉयल ड्रैगन ने सुनहरे सांपों पर आग उगलकर जवाबी हमला किया। इसकी बैंगनी लपटों ने 2 सांपों को पिघला दिया, लेकिन शेष 2 को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने रॉयल ड्रैगन के पेट और पीठ पर वार किया। ड्रैगन के तराजू में घुसने पर तीरों के फटने से रॉयल ड्रैगन दर्द से चीख उठा। समुद्र पर युद्ध के आदमी ने अपनी तोपों को फायर करने की तैयारी की। तोपों की गड़गड़ाहट की आवाज़ हवा में फैल गई। ये गड़गड़ाहट की तरह था। कुछ पल बाद तोपों ने फायर किया, जिससे गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकला। युद्ध के आदमी ने झटके से कांपते हुए देखा। माइकल ने समुद्री डाकुओं के जहाज़ों की ओर हवा में अनगिनत तोपों को उड़ते देखा। माइकल को समुद्री डाकुओं के जहाज़ों को पल भर में टुकड़ों में फटते देखकर दर्द हुआ। जहाज़ों से काला धुआं उठते ही आग और लकड़ी के टुकड़े उड़ गए। उन्हें उम्मीद थी कि समुद्री डाकू भागने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा विस्फोट से बचने का कोई रास्ता नहीं था। माइकल को उम्मीद थी कि थूशियन युद्धपोत शक्तिशाली होंगे, लेकिन युद्ध के जहाज ने उनकी उम्मीदों को पार कर लिया। युद्ध के जहाज पर उनका ध्यान रॉयल ड्रैगन की दहाड़ से टूट गया। इस बार रॉयल ड्रैगन दर्द में दहाड़ रहा था। माइकल ने बादलों के ऊपर कई सुनहरी रोशनियां टिमटिमाती देखीं। वह बता सकता था कि गया रॉयल ड्रैगन पर तीरों की बौछार कर रहा था। जिस तरह युद्धपोत ने माइकल की उम्मीदों को पार किया, उसी तरह रॉयल ड्रैगन ने भी गया की अपनी शक्ति के शुरुआती अनुमान को पार कर लिया। उसे लड़ाई को गंभीरता से लेना था। नाइटमेयर की संयुक्त ताकत के बावजूद उनके बीच लड़ाई गतिरोध पर थी। बस बहुत हो गया, वहां से निकल जाओ, माइकल ने ईयरपीस के जरिए गया को आदेश दिया। मैं जहाज पर जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे आदमी भी ऐसा ही करेंगे, माइकल ने युद्ध के मैदान की ओर भागने से पहले तीनों से कहा। जब माइकल युद्धपोत की ओर जा रहा था, तब गया नाइटमेयर के ऊपर खड़ी थी। उसने सुनहरा स्क्रॉल निकाला। रॉयल ड्रैगन ने स्क्रॉल को देखा। उसने जल्दी से उन पर आग उगलने के लिए अपना मुंह खोला। ऐसा होने से पहले गया ने स्क्रॉल को फाड़ दिया और एक चमकदार रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया। एक पल में वे आसमान से गायब हो गए। माइकल ने युद्धपोत की ओर उड़ने के बजाय समुद्र में गोता लगाया। वह समुद्र में किसी भी मछली से ज्यादा तेजी से पानी में उड़ गया और एक बुलबुलादार सफ़ेद निशान छोड़ गया। किसी ने माइकल को नहीं देखा क्योंकि वे सभी समुद्र पर धुआं उगलते मलबे और आसमान में ड्रैगन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। माइकल के चारों ओर सब कुछ गहरा नीला था।
पानी के बीच से मुश्किल से रोशनी झांक पा रही थी। थोड़ी देर बाद माइकल ने पानी को काला करते हुए एक विशाल छाया देखी। वह युद्धपोत के जितना करीब गया, उसकी हथेली पर रून उतना ही चमकीला होता गया। माइकल इस रून के बारे में लगभग भूल ही गया था। जब उसने दक्षिणी महाद्वीप में तनुलिया के उड़ते हुए युद्धपोत में घुसपैठ की, तो एलिडिर ने उसे जहाज की सतह पर रक्षात्मक रून से बचने के लिए ये रून दिया। इस रून की मदद से वह बिना किसी रक्षात्मक सरणी को ट्रिगर किए उसके जहाज पर चढ़ने में सक्षम था। जब माइकल मैनोवॉर के ठीक नीचे दिखाई दिया, तो उसने जहाज के निचले हिस्से को पकड़ लिया और दीवार पर छिपकली की तरह उस पर लटक गया। अपनी हवा की महारत की बदौलत उसने अपने सिर के चारों ओर एक बुलबुला बनाया, जिससे वह पानी के नीचे सांस ले पा रहा था। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ा। माइकल ने सिस्टम स्टोरेज से स्पाइडर लिया और उसे जहाज पर चढ़ने दिया। वह आगे बढ़ने से पहले देखना चाहता था कि सतह पर क्या हो रहा है। माइकल ने अपने दिमाग में गया की आवाज़ सुनी। हम सुरक्षित रूप से किंग गनर के महल में पहुंच गए हैं। तुम्हारा अंत कैसा लग रहा है? बात नहीं कर सकता। पानी के नीचे, वहां खुद को मत मारो, गया ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा। स्पाइडर जहाज के ऊपरी डेक की ओर रेंगता हुआ चला गया। उसकी दृष्टि के कोने ने उसे दिखाया कि स्पाइडर क्या देख रहा था। उसने देखा कि एक लंबा, सुनहरे बालों वाला आदमी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से ऊपरी डेक पर चल रहा था। वह ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया उसकी है। वह क्षितिज पर डूबते समुद्री लुटेरों के जहाज़ों को देखकर मुस्कुराया। कैप्टन, हमने इन दोनों को बंदरगाह के आसपास चुपके से घूमते हुए पाया। आदमी ने धीरे से मुड़कर देखा कि थूशियन सैनिक दो लोगों को घसीट रहे थे। उन दोनों ने आम लोगों की तरह कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे और खून बह रहा था। ये स्पष्ट था कि थूसियान ने उन्हें यहाँ घसीटने से पहले उनके साथ मारपीट की थी। अरे, वे दूसरे जासूस ही होंगे। अक्षम मूर्ख, माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। उसने जनरल ब्रायस, याग्नार और डेवरियस को अपने जासूस खुद चुनने देने का एकमात्र कारण ये था कि उन्हें लगे कि थूसिया के खिलाफ हमले पर उनका कुछ हद तक नियंत्रण है। उसे आश्चर्य हुआ कि तीसरा जासूस कहाँ है। उसके विचार का तुरंत जवाब तब मिला जब दो अन्य थूसियान ने एक शव को जहाज के कप्तान की ओर घसीटा। जब हमने उसे बंदरगाह मास्टर के कार्यालय के पास जासूसी करते हुए पाया, तो उसने विरोध करने की कोशिश की। कप्तान, सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपना सिर झुकाया। उसने कुछ पलों तक तीनों को बिना एक भी शब्द बोले देखा। क्या उन्होंने आपको बताया कि वे क्या कर रहे थे? सुनहरे बालों वाले आदमी ने पूछा। एक शब्द भी नहीं, कप्तान। शौकिया जासूस। माइकल उस आदमी की बुद्धिमत्ता से हैरान था। एक ही सवाल से वह बता पाया कि वे जासूस थे। इतना ही नहीं, उसने सही ढंग से उन्हें शौकिया के रूप में पहचाना। कप्तान ने अपने आदमियों के हैरान चेहरों को देखा। अगर वे आम लोग होते तो वे अपनी पैंट में पेशाब कर देते। अगर वे अच्छे जासूस होते तो वे एक विश्वसनीय कहानी गढ़ते। केवल शौकिया लोग ही इनमें से कुछ भी नहीं करते, आदमी ने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रहे थे। वह धीरे धीरे जासूसों की ओर बढ़ा। उसने अपना सिर उठाया। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, आपके पास दो विकल्प हैं। मेरे सवालों का जवाब दो, जल्दी से जल्दी मौत पाओ या विरोध करो, और मैं तुम्हें मौत की कामना करने पर मजबूर कर सकता हूं। जासूस ने बिना कुछ सोचे समझे कप्तान के चेहरे पर थूक दिया। कप्तान के चेहरे से थूक की बूंद भी जमीन पर गिरने से पहले ही कप्तान ने जासूस की छाती पर घूंसा मार दिया। लकड़ी के फर्श पर खून के छींटे पड़ गए। जासूस ने खून की खांसी की। माइकल ने कप्तान के हाथों में जासूस के धड़कते दिल को देखा। आसपास के सैनिक उतने हैरान नहीं दिखे जितना कि कोई उम्मीद कर सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कप्तान के बहुत से क्रूर कृत्य देखे थे और वे खुद भी बहुत से क्रूर काम करने में सक्षम थे। कप्तान ने अपने दांतों को बुरी तरह कुचल दिया। जासूस का अंत देखकर उसके बगल में बैठा व्यक्ति कांप उठा। तो तुम क्या कर रहे हो? कप्तान ने धीरे धीरे अपने चेहरे से थूक और जासूस के कंधे पर लगे हाथ से खून पोंछा। मुझे राजकुमार डेवरियस के आदेश के तहत जहाज में घुसपैठ करने का आदेश दिया गया था, जासूस ने कहा बड़बड़ाया। राजकुमार डेवरियस को पकड़ लिया गया, कप्तान ने कहा, जबकि जासूस ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। उसे बचा लिया गया। अब वह जनरल ब्रायस, जनरल याग्ना और के साथ है। और कप्तान ने जासूस के कंधे को दबाया। भूत, थूसियन कीमिया गिल्ड लीडर। कप्तान ने अपना सिर झुकाया। माइकल ने जासूस को माइकल के स्वर्गीय क्लेश से लेकर राजकुमार डेवरियस को बचाने और थूसियन द्वारा जीते गए शहरों पर कब्जा करने तक सब कुछ बोलते हुए देखा। थूसियन सैनिकों ने उसकी कहानी सुनी, एक शब्द भी नहीं बोला। वे सभी गुस्से में कांप उठे। उनके चेहरों के भावों को देखकर लगता था कि अगर माइकल उनके सामने आ गया तो वे मौत तक लड़ेंगे। तुम्हारी योजना क्या थी? कृपया हमें विस्तार से बताओ और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। जासूस का चेहरा चमक उठा। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। हालांकि इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, थूशियन ने जासूस को हिंसक रूप से कांपते हुए देखा। उसके मुंह से एक सफ़ेद आकृति निकली।
उसके शरीर के हर छिद्र से खून रिस रहा था। थूशियन चौंक गए। जासूस तब तक छटपटाता रहा जब तक कि उसका शरीर आखिरकार हार नहीं मान गया। वह मर गया है, लेकिन कैसे? कप्तान ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि माइकल ने योजना को बताने से पहले जासूस को जहर का इंजेक्शन लगाने के लिए स्पाइडर का इस्तेमाल किया था। रूम को सक्रिय करें, हमें जनरल बूथ को इसकी सूचना देनी होगी, कैप्टन ने कहा। माइकल के नाम का जिक्र मात्र से ही उसका खून खौल उठा। ये वही कमीना था जिसने अभयारण्य पर हमला किया, सभी को मार डाला और अब्रास के प्राणों को घायल कर दिया। माइकल ने अपने गुस्से को काबू में किया। अंत में सैनिक कैप्टन के केबिन में भाग गए। यह महसूस करते हुए कि कुछ होने वाला है, माइकल ने नीचे की ओर कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड बाद जहाज कांप उठा। माइकल ने महसूस किया कि उसके आसपास का स्थान विकृत हो रहा है। जल्द ही प्रकाश की एक सुनहरी परत ने जहाज और उसके साथ माइकल को भी घेर लिया। चूंकि माइकल पानी के नीचे था, इसलिए उसने अपने आसपास के वातावरण में कोई बदलाव नहीं देखा। उसने एक और स्पाइडर को ऊपर रेंगते हुए भेजा। तभी उसने बदलाव देखा। जहाज अनगिनत अन्य जहाज़ों के साथ एक अंतहीन महासागर पर तैर रहा था। जहां तक माइकल देख सकता था, आसपास कोई ज़मीन नहीं थी। तो यह वह जगह है जहां आप अपने जहाज रखते हैं। ओह, अब उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। माइकल ने अपनी गर्दन हिलाई। वह धीरे धीरे सतह तक पहुंचने के लिए ऊपर तैरा। एक तीर की तरह वह पानी से बाहर निकल आया, जिससे थूशियन आश्चर्यचकित हो गए। कैप्टन देखो, क्या बकवास है, कौन है वह? घुसपैठिया। माइकल के अचानक प्रकट होने से थूशियन सैनिक घबरा गए। चूंकि वे एक पॉकेट आयाम में थे, इसलिए सभी सैनिक माइकल के अर्धअमर साधना चरण को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। निडर थूशियन नौसेना सेना अर्धअमर की आह से कांप उठी। आत्मा शोधन चरण के कप्तान ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी आंखों में भय और सदमा झलक रहा था। अवाक, माइकल ने अपना सिर झुकाया। आश्चर्यजनक रूप से माइकल ने कप्तान और उसके चालक दल की ओर पीठ कर ली। उसने समुद्र की ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ 1500 जहाज हैं, अधिकतम 700। इस बीच सैनिकों ने आकाश में प्रकाश का एक लाल गोला दागा। प्रकाश ने सभी अन्य जहाज़ों को सचेत कर दिया। माइकल धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें काली हो गईं क्योंकि उसकी आंखों से दो काली किरणें निकलीं। दोनों किरणें कैप्टन के सिर में घुस गईं और पूरे ऊपरी डेक पर घूम गईं, जिससे उस पर मौजूद 12 सैनिक मारे गए। माइकल ने सिस्टम स्टोर से डायनामाइट के कुछ डिब्बे खरीदे। वे जहाज़ों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे अगर माइकल उन्हें कुछ खास जगहों पर रखता। उदाहरण के लिए तोपों के अंदर और निचले डेक के अंदर। बेशक ये जहाज़ इतने बड़े थे कि उन्हें विस्फोट नहीं किया जा सकता था। मुद्दा ये था कि एक बड़ा हॉल बनाया जाए और बाकी काम पानी कर देगा। माइकल सीधे पतवार की तोपों के पास गया। एक झटके में उसकी उंगली से चिंगारी निकली और उसके हाथ में लाल डायनामाइट का फ्यूज जल गया। माइकल ने बस इसे तोप की नली में फेंक दिया। वह दूसरे जहाज पर चला गया और ऊपरी डेक पर मौजूद सैनिकों को मारने से पहले उसने वही किया। माइकल ने खुद से कहा, मुझे अपने लिए एक नया मंत्र चाहिए। उसके मंत्रों के मौजूदा शस्त्रागार में बड़े पैमाने पर ऐसा कोई मंत्र नहीं था जो सामूहिक विनाश कर सके। डायनामाइट से इन सभी जहाज़ों को नष्ट करने में घंटों या दिन लगेंगे। सैनिकों ने माइकल पर तोप के गोले बरसाने की तैयारी की, लेकिन माइकल के हवा में ऊंची उड़ान भरने से वे नुकसान में आ गए। वे उसकी ऊंचाई पर तोपों को निशाना नहीं बना सकते थे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत सुनहरी बिजली चमक रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी आंखें काली लपटों से जगमगा उठीं। माइकल इतनी तेजी से नीचे गिरा कि उसने आसमान में अपने पीछे की छवियां छोड़ दीं। सैनिक उसे नहीं देख पाए, लेकिन उनके चारों ओर लगातार हो रहे विस्फोटों को देख पाए। उसने अपनी गति के साथ सामूहिक विनाश के अपने मंत्र की जगह ले ली। सैनिकों ने गोली चलाई, उम्मीद है कि यह माइकल को लगेगी। माइकल के बजाय उन्होंने केवल दूसरे जहाज़ों को मारा। बेवकूफ़, माइकल ने हंसते हुए कहा। वह इधर उधर उड़ता रहा, जहाज़ों में तबाही मचाता रहा, जब तक कि उसे अपने पर्यावरण स्कैनिंग में एक शक्तिशाली प्राणी का आभास नहीं हुआ। अचानक एक लाल पत्थर माइकल से टकराया। माइकल हवा में उछला, फिर आखिरकार अपना संतुलन वापस पा सका। उसे आश्चर्य हुआ, शैतानी पंखों वाला एक राक्षसी लाल चमड़ी वाला घृणित प्राणी उससे कई मीटर दूर हवा में मंडरा रहा था। ब्लड प्रिंस, तुम और मजबूत हो गए, ब्लड प्रिंस ने गुर्राहट के साथ कहा। माइकल ने पहली बार उससे मुलाकात की थी, लेकिन इस बार वह ब्लड प्रिंस को दिन के उजाले में स्पष्ट रूप से देख सकता था। तुम मैक्सिम के गुलाम बन गए, माइकल ने जवाब दिया। ब्लड प्रिंस ने कुछ पलों तक कुछ नहीं कहा। मुझे बताओ, मुझे इनमें से और कहाँ मिलेंगे? ब्लड प्रिंस ने एक कांच की शीशी फेंकी जिसके नीचे कुछ सुनहरी बूंदें थीं। पिछली बार जब माइकल पिशाचों से मिला था तो उसने ये औषधि सेबर को दी थी। जाहिर है सेबर ने इस औषधि का इस्तेमाल किया था, जिससे पिशाच लगभग 1 घंटे तक सूरज में जीवित रह सकते थे।
एक पिशाच पर, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि सेबर ने ऐसा नहीं किया, अन्यथा रक्त राजकुमार औषधि का उपयोग नहीं कर सकता था। जब आपने मुझे मुक्का मारा तो वह प्रस्ताव खिड़की से बाहर चला गया। माइकल ने अपनी गर्दन को तोड़ दिया। ब्लड प्रिंस ने माइकल पर अपने लंबे नुकीले दांत दिखाए। उसकी त्वचा के नीचे नीली नसें उभरने के साथ ही उसकी लाल मांसपेशियां उभर गईं। हालांकि माइकल ने एक भी आंख नहीं झपकाए। माइकल हाफ इमोर्टल स्टेज लेवल 3 पर था और ब्लड प्रिंस लेवल 5 पर था। डार्क फ्लेम्स दोनों लेवल को बदलने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। एक बार जब तुम मुड़ जाओगे तो तुम हमें सब कुछ बता दोगे, ब्लड प्रिंस ने खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। वह जल्दी से हवा में माइकल पर टूट पड़ा। वह लगभग माइकल जितना ही तेज था। वे दोनों आपस में भिड़ गए और ऊपर नीचे उड़ने लगे। ब्लड प्रिंस ने अपनी मुट्ठी को बाएं और दाएं घुमाया। सौभाग्य से माइकल के पास काली ढाल थी। ब्लड प्रिंस की भारी मुट्ठी ने ढाल पर जोरदार धमाका किया। उसके हाथ तुरंत सुन्न हो गए। माइकल ने तुरंत जवाबी हमला करते हुए ढाल को ब्लड प्रिंस के चेहरे पर पटक दिया। ब्लड प्रिंस गुस्से में गुर्राया। थूशियन सभी ने बिना पलक झपकाए हवा में लड़ाई देखी, लेकिन वे सभी अपनी जान के लिए डरे हुए थे। दो अर्धमरों की लड़ाई से होने वाली क्षति भयावह होगी। माइकल भी हैरान था। हर बार जब वह अपनी ढाल से रक्त राजकुमार के मुंह को रोकता था तो इससे इतनी शक्तिशाली शॉकवेव पैदा होती थी कि नीचे समुद्र में हिंसक लहरें उठती थीं। युद्धपोत ऐसे कांप रहे थे मानो भूकंप आ गया हो। रक्त राजकुमार ने अपनी गति और भी बढ़ा दी। उसने बिना किसी चालाकी या तकनीक के माइकल को बार बार मुक्का मारा। एक मुक्का ने माइकल को मृत्युशैया पर ला दिया। हालांकि वह तब था जब वह फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर था और रक्त राजकुमार ने माइकल पर घात लगाकर हमला किया। इस बार उसने अपनी ढाल से हर चुटकी को रोक दिया। 1 मिनट के समय में ढाल ने लगभग 50 से 60 मुक्कों को रोक दिया था। फिर भी रक्त राजकुमार ढाल में एक भी सेंध नहीं लगा सका। मुझे तुम्हारी यह ढाल पसंद है, रक्त राजकुमार ने अपने होंठ चाटे। अचानक उसने मुक्का मारना बंद कर दिया और अपने दोनों हाथों से ढाल को पकड़ लिया। उन दोनों ने ढाल को अपनी ओर खींचा। हालांकि ब्लड प्रिंस माइकल से ज्यादा लंबा और मजबूत था, लेकिन वह आसानी से माइकल से ढाल नहीं छीन सका। तुम मजबूत हो, ब्लड प्रिंस ने गुर्राहट के साथ कहा। जवाब देने के बजाय माइकल ने ढाल से एक हाथ छोड़ा, उसे उठाया और ब्लड प्रिंस के चेहरे पर मुक्का मारा। मुक्के की ताकत से ब्लड प्रिंस कुछ मीटर दूर उड़ गया। खून और थूक के साथ पिशाच के मुंह से एक दांत भी उड़ गया। माइकल को लगा जैसे वह कंक्रीट की दीवार से टकरा गया हो। उसके हाथ सुन्न हो गए थे। ब्लड प्रिंस ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। माइकल ने ब्लड प्रिंस पर ढाल फेंकी। ढाल हवा में चीरती हुई चली गई। इससे पहले कि ब्लड प्रिंस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ढाल उसके चेहरे पर लगी, जिससे उसकी नाक टूट गई। पिशाच को आश्चर्य हुआ। ढाल ने यू टर्न लिया और सीधे माइकल के हाथों में वापस आ गई। माइकल की हथेली और ढाल पर एक छोटा सा चांदी का रून चमक उठा। यह एक सरल सम्मन रून था, फिर भी कारगर था। ढाल पर रून लगाने के लिए एलिडर का धन्यवाद। माइकल ढाल फेंकने के बाद उसे वापस अपने पास बुला सकता था। उसने डूमरिंगर पर भी वही रून लगाया। ब्लड प्रिंस फिर से और अधिक उग्रता से माइकल की ओर भागने वाला था, तभी उसने ढाल फिर से फेंकी। पहले की तरह ही ढाल ब्लड प्रिंस से टकराए और उसके पास वापस आ गई। उसने ऐसा तब तक बार बार किया जब तक कि ब्लड प्रिंस ढाल पर मुक्का मारने में कामयाब नहीं हो गया, इससे पहले कि वह उसे फिर से मार सके। ब्लड प्रिंस की टूटी नाक पलक झपकते ही ठीक हो गई। तो किसी और का पालतू कुत्ता बनना कैसा लगता है? माइकल ने पूछा। ब्लड प्रिंस माइकल की ओर भागने के बजाय हवा में मंडराता रहा। मैं तुम्हें मारता हूं और वह मुझे कुछ देता है जो मैं चाहता हूं। सरल लेन देन, ब्लड प्रिंस ने गुर्राते हुए कहा। अचानक माइकल ने ठहाका लगाया। कुछ मज़ेदार? हाँ, मैंने अभी सोचा। तुम एक लंबी नींद से जागे और एक इंसान के लिए काम करने लगे। भले ही तुम एक जोंक को महल में रख दो, वह हमेशा गंदे दलदल की ओर ही जाएगी, माइकल ने ब्लड प्रिंस को चिढ़ाते हुए कहा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ब्लड प्रिंस की आंखें शिकारी हो गईं। उसके शरीर से लाल धुआं निकल रहा था। धीरे धीरे नुकीले दांतों का आकार बढ़ता गया, साथ ही उसके सिर के ऊपर सींग भी। अपने परिवर्तन के बावजूद माइकल शांत रहा। माइकल के साथ जो एकमात्र बदलाव हुआ वह था उसकी मुट्ठियों को घेरने वाली काली लपटें। उसकी कलाई से ढाल गायब हो गई। माइकल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। जैसे ही ब्लड प्रिंस ने लपटें देखीं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आदिम लपटें। ब्लड प्रिंस चौंक गया। जल्द ही सदमा डर में बदल गया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक आदिम ज्वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। तुम्हें मेरा विरोध नहीं करना चाहिए था, रक्तपिपासु, माइकल ने हंसते हुए कहा। ब्लड प्रिंस ने उसकी आवाज़ में बदलाव देखा। इसके अलावा उसकी आंखों में भी वही काली लपटें चमक उठीं जो उसकी मुट्ठी पर थीं। माइकल की आंखों से डार्क बीम्स निकलकर ब्लड प्रिंस की छाती पर निशाना साध रही थीं। ब्लड प्रिंस दर्द से कराह उठा, क्योंकि डार्क बीम्स ने उसकी छाती को जला दिया।
वे उसकी स्टील जैसी त्वचा में कई इंच तक घुस गए। उसकी छाती से धुआं निकल रहा था। जलते हुए मांस की गंध हवा में भर गई। जब डार्क बीम्स गायब हो गईं, तो ब्लड प्रिंस ने अपनी छाती की ओर देखा। दोनों छेद बंद नहीं हुए। पहली बार डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि घोस्ट जैसा इंसान इतनी शक्तिशाली आदिम ज्वाला का इस्तेमाल कर सकता है। जब वह सदमे में था, माइकल ब्लड प्रिंस की ओर दौड़ा। इस बार माइकल ही था जिसने अपनी मुट्ठी को बाएं और दाएं घुमाया। ब्लड प्रिंस ने सहज रूप से घोस्ट के मुखों को रोकने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं। माइकल की डार्क लपटों से ढकी मुट्ठी ने ब्लड प्रिंस की बांह पर भयंकर तरीके से वार किया। माइकल के विपरीत ब्लड प्रिंस के पास कोई ढाल नहीं थी। अपने मांस को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना एक गलत कदम था। डार्क बीम्स की तरह माइकल की मुट्ठी पर लगी लपटों ने ब्लड प्रिंस के हाथों को जला दिया। माइकल ने ब्लड प्रिंस पर मुखों की बौछार कर दी। पिशाच के शरीर से धुआं निकलने लगा, एक भुना हुआ टकी। माइकल ने कई किक मारकर अपराध को और आगे बढ़ाया। जब ब्लड प्रिंस मुखों का बचाव कर रहा था, माइकल ने एक और डार्क बीम मारी। ब्लड प्रिंस ने गुर्राहट की। माइकल ने ब्लड प्रिंस का हाथ पकड़ा, उन्हें अलग किया और ब्लड प्रिंस के सिर पर बार बार वार किया। हिंसक लहरें जहाज़ों पर टूट पड़ीं, लगभग उन्हें उल्टा कर दिया। हर बार जब माइकल का सिर ब्लड प्रिंस के सिर से टकराता तो ऐसा लगता जैसे बिजली गिर रही हो। ब्लड प्रिंस माइकल की मुट्ठी में हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। उसने महसूस किया कि डार्क लपटें छोटे सांपों की तरह उस पर रेंग रही हैं। अचानक माइकल ने वैम्पायर के सिर पर वार करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने ब्लड प्रिंस के चेहरे को पकड़ लिया। उसने वैम्पायर की आंखों में देखा और वैम्पायर की आंखों में डार्क बीम मारी। वैम्पायर दर्द में चिल्लाया। दुर्भाग्य से डार्क बीम ब्लड प्रिंस की आंखों में घुसने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। यहाँ तक कि माइकल भी अमर हत्या के हथियार के बिना ब्लड प्रिंस को नहीं मार सकता था। वह सिर्फ इतना कर सकता था कि उसे इस हद तक चोट पहुंचाए कि जब वे अगली बार लड़ें तो वह पिशाच को जल्दी से मार सके। हालांकि माइकल सिर्फ ब्लड प्रिंस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, वह सचमुच उसका हाथ चीर देना चाहता था। हालांकि ब्लड प्रिंस की उपस्थिति ने माइकल को चौंका दिया, लेकिन यह एक वरदान था। अगर वह नहीं दिखाई देता तो माइकल को हथियार बनाने के लिए अमर हड्डी की तलाश करनी पड़ती। ब्लड प्रिंस की बदौलत उसे सिस्टम को बहुत बड़ी रकम चुकाने या हड्डी की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ी। काली लपटें ब्लड प्रिंस की ओर रेंगती हुई उसके दाहिने हाथ को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रही थीं। ब्लड प्रिंस चिल्लाया। उसकी गर्जना पॉकेट आयाम में गूंज उठी। ये समुद्र में कई 50 फीट ऊंची लहरें पैदा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। कई सैनिक जहाज छोड़कर भाग गए। उन्होंने हमला करने की हिम्मत भी नहीं की। उनके टकराव से उत्पन्न शॉक वेव उनमें से कई को मारने के लिए पर्याप्त थे। काली लपटों की चिलचिलाती गर्मी में त्वचा मक्खन की तरह पिघल गई। चाहे ब्लड प्रिंस ने कितनी भी कोशिश की हो, वह माइकल की पकड़ से बच नहीं सका। अपने दर्द में वह अपने चारों ओर अंधेरे की एक परत को देखने में विफल रहा। जल्द ही ब्लड प्रिंस ने अपने दाहिने हाथ का सारा मांस खो दिया। माइकल ने कंधे की हड्डी पर मुक्का मारा। ब्लड प्रिंस ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके माइकल की पकड़ से बचने के लिए संघर्ष किया। हालांकि माइकल ने खुद को काली लपटों से ढक लिया। इसके अलावा उसने इच्छाशक्ति से काली लपटों को ब्लड प्रिंस को भी अपने आगोश में ले लिया। माइकल ने पिशाच की हड्डियों को तोड़ने के लिए संघर्ष किया। चाहे उसने कितनी भी बार मुक्का मारा, कंधा नहीं टूटा। अंत में कोई विकल्प न होने पर माइकल ने अंधेरे किरणों में काली लपटें और काली ऊर्जा डाली। उसने किरणों को कंधे की हड्डी पर मारा। इसके अलावा उसने किरणों की शक्ति बढ़ाने के लिए सिस्टम को 50,000 बदमाश अंक दिए। मुझे जाने दो। ब्लड प्रिंस ने महसूस किया कि उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो रहा है। वह अपने आसपास की काली लपटों के कारण कोई जादू नहीं कर सकता था। उसकी त्वचा धीरे धीरे जलने लगी, इसलिए उसके शरीर और ऊर्जा ने लड़ने के बजाय उसे ठीक करने को प्राथमिकता दी। अंत में हड्डियां टूट गईं। आखिरी बार खींचते हुए माइकल ने ब्लड प्रिंस की बांह को उसके कंधे से अलग कर दिया। खून फव्वारे की तरह बह निकला। ब्लड प्रिंस की गड़गड़ाहट सुनकर सैनिक बेकाबू होकर कांप उठे। फिर पिशाच को चौंकाते हुए माइकल ने उसे उसकी ही हड्डी से पीटा। मानव, उसने दहाड़ लगाए। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत माइकल से दूर उड़ गया। उसने और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं की। उसे कम मत आंको, ब्लड प्रिंस ने अपने दिमाग में सेबर के शब्द सुने। उसे उसकी सलाह न मानने का पछतावा हुआ। उसने सोचा कि वह घोस्ट को मार सकता है और मैक्सिम बार्न्स से वह हासिल कर सकता है जो वह चाहता था। दुर्भाग्य से जब घोस्ट ने प्रिमोडियल फ्लेम्स का खुलासा किया तो सब कुछ गलत हो गया। कोई भी पिशाच कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे प्रिमोडियल फ्लेम्स के सामने एक नवजात शिशु की तरह कमजोर थे। अगर ब्लड प्रिंस की जगह कोई बुजुर्ग होता तो वे जलकर राख हो जाते। युद्ध की गर्मी में माइकल क्षितिज पर एक एक करके गायब हो रहे जहाज़ों को नोटिस करने में विफल रहा। माइकल को एहसास हो गया था कि थूसियन पॉकेट आयाम से भाग रहे थे।
मेरे रास्ते से दूर रहो, या मैं सीधे तुम्हारे घर आऊंगा और सब कुछ जला दूंगा, माइकल ने गुर्राते हुए कहा जब पिशाच पतली हवा में गायब हो गया। वह एक बिजली के बोल्ट में बदल गया और पॉकेट आयाम से भागने से पहले जितना संभव हो सके उतने जहाज़ों को नष्ट करने के लिए नीचे चला गया। ब्लड प्रिंस की उपस्थिति ने कम से कम उसकी प्रारंभिक योजना में एक पेंच डाल दिया था। माइकल ब्लड प्रिंस की लंबी हड्डी लेकर किंग गनर के महल में वापस लौटा। याग्नार, जनरल ब्रायस, डेवेरियस और गया ने उसे देखा और हड्डी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। माइकल ने हड्डी को जोर से नीचे गिरा दिया। जब मैंने तुमसे जहाज पर चढ़ने के लिए किसी को चुनने के लिए कहा तो मुझे लगा कि तुम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को चुनोगे जो हमारी योजना के बारे में थूशियनों को नहीं बताएगा। तीनों ने भौहें सिकोड़ी। मास्टर घोस्ट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जनरल ब्रायस ने पूछा। मैं इस बारे में कोई बड़ी बात नहीं करने जा रहा हूं। लेकिन थूशियनों ने 2 जासूसों को पकड़ लिया और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। माइकल ने फिर अपनी नज़र डेवेरियस की ओर घुमाई। दूसरी ओर तुम्हारा आदमी हमारी सभी योजनाओं के बारे में थूशियनों का मनोरंजन करने में खुश था। मेरी भागीदारी से लेकर हमने तुम्हें कैसे कम किया? तुमने क्या किया? डेवेरियस ने पूछा। बाकी लोग थोड़ा कांप उठे। कुछ नहीं, थूशियनों ने उसे मार डाला, माइकल ने कहा। यह हड्डी किसकी है? याग्ना ने माइकल से पूछा। एक पिशाच की। जाहिर है, उस कमीने मैक्सिम ने पिशाचों के साथ सौदा किया था। क्या? जनरल ब्रूस और डेवेरियस लगभग चिल्ला पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना था। बस ये शब्द ही उन्हें यह महसूस कराने के लिए काफ़ी थे कि जैसे उन पर कुछ रेंग रहा है। वे मैक्सिम से बिल्कुल घृणा करते थे। जब उन्होंने माइकल को मुस्कुराते देखा तो वे और भी हैरान हो गए। अपनी कलाई को हिलाते हुए माइकल ने एक चमकदार नीला क्रिस्टल निकाला। उसने उसे टेबल पर रख दिया। क्या ये रिकॉर्डिंग क्रिस्टल है? गया ने पूछा। हाँ, वह पिशाच इतना मूर्ख था कि उसने मैक्सिम के साथ अपने लेन देन को स्वीकार कर लिया। अब जब शाही समाचार, संरक्षक संघ और पवित्र चर्च को यह मिल जाएगा तो वे उसे हर तरफ से परेशान करने आएंगे। ये तो, डेवेरियस दंग रह गया। ये तो बढ़िया है, उसने चिल्लाया। वे इस हद तक उत्साहित थे कि वे जासूसों के बारे में भूल गए थे। जहाज़ों के बारे में क्या? गया ने पूछा। मैंने कुछ को नष्ट कर दिया, लेकिन उस शापित पिशाच ने मुझे बाकी को नष्ट करने से रोक दिया। इसके अलावा वे धूर्त कमीने भाग गए, माइकल ने कहा। तो हमें उनके पूरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, है न? याग्ना ने आह भरी। इसके बारे में चिंता मत करो। जब समय आएगा तो हमारे पास थूसिया के आकार का 2 गुना बेड़ा होगा, माइकल ने कहा। मेरे प्रभु, अचानक एक सैनिक कमरे में दाखिल हुआ। वह एक सुनहरा स्क्रॉल लेकर आया था। हमें अभी अभी यह मिला है। किसके लिए है और किसने भेजा है? गया ने पूछा। यह मास्टर घोस्ट के लिए है। गया ने सैनिक से स्क्रॉल लिया और माइकल को दे दिया। माइकल ने चर्मपत्र खोला, ये सोचकर कि उसे ये किसने भेजा है। हालांकि जब उसने इस पर लिखी बातों पर नज़र डाली तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। मुझे अपने दोस्त से मिलना है, माइकल ने कहा। उसने अपनी नज़र तीनों की ओर घुमाई। थूसियन के खिलाफ आक्रमण की तैयारी करो। अब समय आ गया है कि हम उनसे लड़ें। और मैं इसका ध्यान रखूंगा। डेवेरियस ने रिकॉर्डिंग क्रिस्टल लिया। माइकल ने सिर हिलाया और गया के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जब वे उनकी नज़रों से ओझल हो गए तो माइकल ने डार्क फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए रूनिक टेलीपोर्टर का इस्तेमाल किया। वह क्या था? गया ने पूछा। वह स्क्रॉल, ये वास्तव में किसका था? सेबर, एल द सेबर। माइकल भी गया की तरह ही हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सेबर उससे इस तरह संपर्क करेगा। अगर उसे अंदाज़ा लगाना होता तो मैं क्या हेल बताता कि ब्लड प्रिंस को इस बारे में पता नहीं था, या ये सिर्फ एक जाल हो सकता है। किसी भी तरह माइकल सेबर से मिलना चाहता था। स्क्रॉल के अनुसार सेबर 2 घंटे में किंग गनर के महल के ऊपर आसमान में माइकल का इंतजार कर रहा होगा। गाया ने स्क्रॉल छीन लिया और उसे पढ़ा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह दिन के समय तुमसे क्यों मिलना चाहता था? मुझे पता है कि बाहर धूप नहीं है, लेकिन फिर भी। चलो देखते हैं कि उसे क्या कहना है, माइकल ने कहा। गया ने सेबर से मिलने के बारे में सोचा। उसे सहमत होने में कुछ मिनट लगे। निगरानी कक्ष में अज़ाज़ेल से मिलने के लिए जाते समय माइकल ने गया को ब्लड प्रिंस के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताया। वह चाहता था कि अज़ाज़ेल पिशाच महल की सावधानीपूर्वक निगरानी करे ताकि उनकी अगली चालों को जान सके। उस समय माइकल अपने कमरे में अकेला खड़ा था। गया किंग गनर के महल में नाइटमेयर के साथ थी। उसने थुशियन के खिलाफ एक विनाशकारी आक्रामक हमले की योजना बनाने का फैसला किया। सिस्टम, मेरे पास एक हाफ इमोर्टल की हड्डी है। क्या मैं इससे इमोर्टल्स को मार सकता हूँ? माइकल ने पूछा। आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को नहीं। आपके पास जो है वह एक अर्ध अमर की हड्डी है। अमर को मारने के लिए आपको अमर हड्डियों से बने हथियार की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आपके पास एक आदिम ज्वाला है, इसलिए आप अर्ध अमर हड्डी से बने हथियार को ढक सकते हैं और इसका उपयोग अमर को मारने के लिए कर सकते हैं, सिस्टम ने कहा।
माइकल ने अपने हाथ में हड्डी को देखा। वह सोच रहा था कि इस हड्डी से हथियार कैसे बनाया जाए। उसे एक लोहार खोजने की ज़रूरत थी जो ऐसा कर सके। दुर्भाग्य से आपकी डार्क फ्लेम बहुत शक्तिशाली हैं। वे कुछ ही मिनटों में हड्डी को पिघला देंगी। केवल कुछ धातुएं ही डार्क फ्लेम की गर्मी का सामना कर सकती हैं। सिस्टम होस्ट को अयस्क खरीदने, एक लोहार को खोजने और एक हथियार बनाने का सुझाव देता है। माइकल ने आह भरी। भले ही वह चाहता हो, उसके पास अयस्क खरीदने के लिए कोई बदमाश अंक नहीं थे। सिस्टम को 2 तलवारें बनाने के लिए पर्याप्त बड़े अयस्क के लिए 5 मिलियन बदमाश अंकों की आवश्यकता थी। अयस्क खरीदने के बाद उसे 5 सितारा लोहार की आवश्यकता थी। मुझे खुद लोहार बनने के लिए कितने अंक चाहिए? माइकल ने हड्डी से छेड़छाड़ करते हुए पूछा। अपने आविष्कारक गुण के साथ माइकल कई नए हथियार बना सकता था जो उसे अपने दुश्मनों के खिलाफ बढ़त दिला सकते थे। इसलिए लोहार खोजने के बजाय माइकल ने खुद लोहार बनने का फैसला किया। सिस्टम आपको 10 मिलियन बदमाश अंकों के लिए 5 स्टार लोहार गुण प्रदान कर सकता है। माइकल ने अपनी भौहें उठाईं। कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह इसके लायक होगा। चलो वहाँ एक पिन लगाते हैं। मुझे लगता है कि मैं युद्ध के बाद इसे वहन कर पाऊंगा। बढ़िया। सिस्टम से बाहर निकलने के बाद माइकल ने सेबर से मिलने के लिए जाने की तैयारी की। उसने सिस्टम से उसे किंग गनर के महल में वापस टेलीपोर्ट करने की इच्छा जताई। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो वह खिड़की से बाहर निकल गया। वह आसमान में और ऊपर उड़ता गया जब तक कि वह बादलों से आगे नहीं निकल गया। तुम यहाँ हो? माइकल ने सेबर की आवाज़ सुनी। उसने पलटकर देखा कि सेबर हाथ में एक काली छतरी लिए हवा में तैर रहा था। माइकल ने मुस्कुराते हुए पिशाच का अभिवादन किया। आज क्या खास बात है? पहले मैं तुम्हारे खून के राजकुमार से मिला था और अब तुमसे, माइकल ने कहा। माइकल की बातें सुनकर सेबर को आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने आह भरी। महल में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मान लीजिए कि सभी बुजुर्गों ने ब्लड प्रिंस के कार्यों को मंजूरी नहीं दी, लेकिन अगर आप ब्लड प्रिंस से मिले और आप अभी भी जीवित हैं तो इसका एक मतलब हो सकता है। सेबर ने माइकल को ऊपर से नीचे तक देखा। माइकल ने देखा कि सेबर अपनी आंखों में दिखने वाले सदमे और आश्चर्य को छिपाने की कोशिश कर रहा था। अगली बार जब आप उसे देखें तो आश्चर्यचकित न हो अगर उसके पास अपना दाहिना हाथ नहीं है। अब मुझे बताओ एल्डर सेबर, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? चूंकि मैं युद्ध के बीच में हूं, इसलिए मैं इसकी सराहना करूंगा यदि तुम झाड़ झंखाड़ में मत घूमो। एल्डर सेबर ने सिर हिलाया। मुझे और औषधियाँ चाहिए जो तुमने हमें महल में दी थीं। बदले में तुम अपनी कीमत बता सकते हो। मैंने एक बिक्री पिच तैयार की, लेकिन इसका सार यही है, सेबर ने कहा। कुछ महीने पहले सेबर माइकल के साथ अलग तरह से पेश आता, लेकिन चूंकि वह न केवल हाफ इमोर्टल स्टेज पर पहुंच गया था बल्कि ब्लड प्रिंस को भी हरा दिया था, इसलिए सेबर ने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। उसने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। आप जानते हैं कि ब्लड प्रिंस ने भी यही पूछा था। बस वह या तो मुझे बदलना चाहता था या मुझे मारना चाहता था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सौदा नहीं होगा, लेकिन मुझे पहले कुछ चाहिए। इसे सद्भावना के रूप में सोचें, क्योंकि जब मैं आपके पास आया था तो आपने मुझे लगभग मार डाला था। आपको क्या चाहिए? सेबर ने पूछा। वह इतना लंबा समय तक जीवित रहा कि अगर कोई कुछ पूछने वाला था तो उसे बता सकता था। घोस्ट की आंखों में भाव और उसके चेहरे पर उस व्यंग्यात्मक मुस्कान को देखते हुए सेबर को ये स्पष्ट था। मुझे एक इम्मोर्टल हथियार चाहिए। अगर तुम मुझे एक हथियार 2 दिन में दे दो तो हम इस सौदे को आगे बढ़ा सकते हैं। माइकल को आश्चर्य हुआ कि सेबर ने इस बात की उम्मीद ही नहीं की थी। मैं कैसे भरोसा करूं कि हथियार मिलने के बाद तुम सौदे से पीछे नहीं हटोगे या मुझे मार डालोगे? भरोसा करो सेबर, तुम दिन के उजाले में ये साबित करने आए हो कि तुम लड़ाई नहीं चाहते और मैं भी तुम्हारे ही कारण से यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा तुम जानते हो कि वे औषधियाँ कितनी कीमती हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सेबर जानता था कि यह सच था। वह औषधि उनकी पूरी प्रजाति की किस्मत बदल सकती थी। वह सदियों से सूर्य के प्रकाश की उनकी कमजोरी का समाधान खोजने के लिए काम कर रहा था। वह समाधान के जितना करीब पहुंचा उतना ही वह औषधि थी जो घोस्ट ने उन्हें दी थी। अगर ब्लड प्रिंस की बेवकूफ़ी भरी हरकत न होती तो उन्हें और औषधियाँ मिल जातीं। जब घोस्ट उनके पास आया तो बातचीत में उनका पलड़ा भारी था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सेबर ने मन ही मन ब्लड प्रिंस को कोसा। मैं 2 दिन में आपसे यहाँ मिलूंगा और आपको वही बताऊंगा जो आपने पूछा था, सेबर ने कहा। माइकल सेबर के जवाब से बहुत खुश था। वह जितना संभव हो सके उतने विकल्पों के साथ जाना पसंद करता था। एक बार जब उसे हथियार मिल जाता तो उसके पास 2 हथियार होते जो मैक्सिम बार्न्स को मार सकते थे। अद्भुत। इसके अलावा ब्लड प्रिंस किंग मैक्सिम के साथ काम कर रहा था। थोड़ी सी मुफ्त सलाह, उसके साथ काम करना हमेशा मुसीबत में खत्म होता है। माइकल ने पलटते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम्हें ये पता होना चाहिए। वह सेबर की आंखों से ओझल हो गया।
किंग मैक्सिम के साथ काम कर रहे हैं। ओह, सेबर ने मुस्कुराया। मुझे इसकी जांच करनी है, सेबर ने खुद से कहा। मान लीजिए कि उसने सब कुछ सही तरीके से प्लान किया होता तो सेबर जल्द ही ब्लड प्रिंस से छुटकारा पा सकता था। वह वैम्पायर के लिए मदद से ज़्यादा एक उपद्रव और बाधा था। यही मुख्य कारण था कि वह जल्दी से घोस्ट को एक अमर हत्या हथियार देने के लिए सहमत हो गया। उन दोनों का पहले से ही एक इतिहास था। सेबर चाहता था कि घोस्ट उस हथियार से ब्लड प्रिंस को मार डाले। फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस बार घोस्ट के पास मौजूद औषधियों के साथ सेबर वैम्पायर महल पर कब्जा कर सकता था। ये वास्तव में एक जोखिम था, लेकिन सेबर यह जोखिम उठाने को तैयार था। जैसे ही माइकल महल में लौटा, एक सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया। मास्टर घोस्ट, संरक्षक आपसे मिलने आए हैं। वे अतिथि कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं, सैनिक ने कहा। संरक्षक, माइकल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि संरक्षक यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह उनके कारण का अनुमान लगाने में सक्षम था। सैनिक के कंधे पर थपथपाते हुए माइकल अतिथि कक्ष की ओर बढ़ गया। महल के अंदर गश्त कर रहे सैनिकों ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। कुछ मिनट बाद माइकल आखिरकार अतिथि कक्ष में पहुंच गया। उसे आश्चर्य हुआ, उसने देखा कि जानाली और इवान क्लार्क उसका इंतजार कर रहे थे। इवान क्लार्क की आंखें विस्मय और आश्चर्य से चमक उठीं। उसे लगा जैसे कल ही भूत स्वर्गीय द्वार प्रतियोगिता में सीढ़ियां चढ़ रहा था। 2 साल में वह एक बॉडी रिफाइनिंग स्टेज कल्टीवेटर से आधा अमर बन गया। अब किसी भी व्यक्ति की तुलना भूत से नहीं की जा सकती। वह एक अलग नस्ल का था। इवान को आश्चर्य हुआ कि क्या घोस्ट अब भी पहले की तरह दोस्ताना व्यवहार करेगा या सिर्फ दूरी बनाए रखेगा। अगर बाद वाला हुआ तो इवान को आश्चर्य नहीं होगा। आखिरकार इवान कोर फॉर्मेशन स्टेज पर था और घोस्ट हाफ इमॉर्टल स्टेज पर था। अंतर बस अपमानजनक था। हालांकि गया जानाली से दिल से नफरत करता था, माइकल ने उसे एक दोस्ताना मुस्कान के साथ बधाई दी। मिस जानाली, उसने जानाली से हाथ मिलाया और फिर इवान की ओर देखा। इवान, जिंदगी कैसी चल रही है दोस्त? बहुत समय हो गया है, माइकल ने पूछा। इवान एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने पहले किया था। तुम्हारे जितना बढ़िया नहीं, इवान ने आह भरी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने एक के बाद एक सफलताएं हासिल की हैं। मुझे तुम पर गर्व है। माइकल की तारीफ सुनकर इवान का चेहरा चमक उठा। फिर वह जानाली और इवान के सामने बैठ गया। मैंने सुना है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। क्या हो रहा है? माइकल ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए पूछा। इवान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने बातचीत शुरू करने के लिए जानाली की ओर देखा। हम यहाँ आपके और थूसिया के बीच शांति वार्ता करने आए हैं, जानाली ने कहा। मैं यहाँ थूसिया का पक्ष लेने नहीं आया हूँ। उन्होंने जो किया वह गलत था। आप और मैं दोनों ये जानते हैं। हालांकि हम इस युद्ध को और आगे नहीं बढ़ने दे सकते, खासकर तब जब आपने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। जानाली एडिथ जितनी भोली नहीं थी। गिल्ड में हर कोई जानता था कि राजा मैक्सिम बार्न्स गलत थे। फिर भी उन्होंने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया क्योंकि गार्जियन गिल्ड को नहीं लगा कि राज्यों के बीच दखल देना परेशानी के लायक है। प्रिंसेस विक्टोरिया को गार्जियन गिल्ड में शामिल करने के लिए उच्च अधिकारियों की नज़रों का जिक्र करना तो दूर की बात है। इसके अलावा वे अपनी आंतरिक राजनीति और डार्क लॉर्ड में व्यस्त थे। आपने पहले ही सुवेन और जुलोन को उनके शहर वापस लेने में मदद की है। हम निश्चित रूप से नॉर्थगार्ड के मामले पर गौर करेंगे, लेकिन पहले हमें आपसे थूसियन को मारना बंद करने की ज़रूरत है। 2 सेनाओं का लड़ना एक आधे अमर द्वारा नश्वर लोगों को काटने से अलग है। अब क्यों? माइकल ने अपना सिर झुकाया। जब हमने शहर वापस लिए तो आप यहाँ नहीं थे। तो अब क्यों? माइकल ने पूछा। जालानी के बजाय, इवान ने माइकल को उत्तर दिया। राजकुमारी विक्टोरिया ने घोषणा की है कि आपने थूसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसलिए लोग गार्जियन गिल्ड से आगे आने का अनुरोध कर रहे हैं। अब आप गार्जियन हैं। इवान ने अपना सिर हिलाया। ये सौदा है। चूंकि इवान मेरा दोस्त है और आप अपने गिल्ड से यहाँ आए हैं, इसलिए मैं युद्ध को 3 दिनों के लिए रोक सकता हूँ। थूसिया के लोग सुरक्षित आश्रय या जो कुछ भी उन्हें सुरक्षित रहने के लिए चाहिए उसे पा सकते हैं। जब माइकल ने बात जारी रखी तो जानाली ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं इस मामले को और भी बेहतर बनाऊंगा। अगर थूसिया की सेना पीछे हट जाए, सुवेन, जुलोन की सेना और मैं उन पर एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। चलो घोस्ट, हम दोनों जानते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे और नहीं कर सकते हैं। माइकल ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। तो फिर इस बारे में क्या? अगर राजा मैक्सिम नॉर्थगार्ड वापस दे और इथलन को छोड़कर एलन महाद्वीप पर वापस लौट आए तो मैं इस युद्ध को रोक दूंगा। तुम युद्ध रोकना चाहते हो, है ना? तो यहाँ युद्ध रोकने का एक तरीका है। माइकल अंदर से खुश था। राजा मैक्सिम बार्न्स इथलन को छोड़ने के बजाय गार्जियन गिल्ड से लड़ेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह इथलन को छोड़ दे, क्योंकि कॉस्मिक स्ट्रीम वही है। कॉस्मिक स्ट्रीम दुनिया पर वर्चस्व के लिए उसका बड़ा टिकट था।
उसकी महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति कॉस्मिक स्ट्रीम को छोड़ने के बजाय मर जाएगा। माइकल यह अच्छी तरह से जानता था। इवान ने अपनी नज़र जानाली की ओर घुमाई क्योंकि घोस्ट आश्चर्यजनक रूप से सहयोगी था। उसे उम्मीद थी कि घोस्ट उन्हें चुप रहने के लिए कहेगा, लेकिन उसने उन्हें युद्ध रोकने का एक तरीका सुझाया और यह उचित लगा। सवाल ये था कि क्या गार्जियन गिल्ड और थूसिया इस सौदे को स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं होगा, जानाली ने अपना सिर हिलाया। वह राजा मैक्सिम को इतनी अच्छी तरह जानती थी कि वह इथलन को जाने नहीं देगा। तो ये युद्ध जारी रहेगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि एक शहर और अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा खोने पर कैसा महसूस होता है। इवान ने कुछ पलों के लिए घोस्ट के चेहरे पर जो दोस्ताना, गर्मजोशी भरी मुस्कान देखी थी, वह पूरी तरह से गायब हो गई। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते। खंड 252 बी के अनुसार फ्यूजन चरण से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्यों को मजबूर करने के लिए भारी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। जानाली ने संरक्षक नियम सुनाया। कुछ दिनों में वह खुद को डार्क लॉर्ड के रूप में प्रकट करेगा और दक्षिणी महाद्वीप में वापस चला जाएगा जहां संरक्षक के पास कोई शक्ति नहीं थी। उसके बाद उसे अब संरक्षकों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में जानाली भाग्यशाली थी कि माइकल ने उसे उसकी गर्दन से बाहर नहीं फेंका। क्या ये संरक्षक गिल्ड का नियम है? घोस्ट के चेहरे पर मुस्कान ने इवान को सिहरन पैदा कर दी। यदि आप थूसियन पर हमला करना जारी रखते हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे। क्या तुम वाकई गिल्ड के खिलाफ जाना चाहते हो? उनके आश्चर्य के लिए माइकल जोर से हंसने लगा। मुझे तुम्हारे गिल्ड और तुम्हारे नियमों की परवाह नहीं है। जानाली की आंखें गुस्से में लाल हो गईं। जब मैं बॉडी रिफाइनर था तब मुझे गार्जियन गिल्ड की परवाह नहीं थी और अब मुझे इसकी परवाह है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही आधे अमर नहीं हो, घोस्ट। जानाली के शब्द ठंडे थे। इवान डर से कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि गार्जियन के रूप में उसका पहला काम गिल्ड और आधे अमर के बीच युद्ध शुरू कर सकता है। तो मेरा सुझाव है कि तुम कुछ को थूसिया ले आओ, क्योंकि मैं वहां रहूंगा। एक आधे अमर और अमर के झुंड के बीच लड़ाई के नुकसान के बारे में सोचो। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो थूसिया बर्बाद हो जाएगा। यही मैं चाहता हूं, इसलिए आप जो चाहें कर सकते हैं। इवान समझ सकता था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। कोई भी बता सकता था कि अगर गार्जियन गिल्ड अपने दुष्ट अमर लोगों को लेकर आए तो घोस्ट उनसे मौत तक लड़ेगा। जैसा कि उसने कहा, संपार्श्विक क्षति उनके आसपास की हर चीज को बर्बाद कर देगी। 2 अमर लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए सदियां बीत चुकी थीं। भूत, कृपया इसके बारे में सोचो। हिंसा से कुछ हल नहीं होगा। इवान प्रसन्न हुआ। इससे मेरे लिए कुछ हल होगा। जानाली अपनी सीट से खड़ी हो गई। हम इवान को छोड़ रहे हैं, जानाली ने कहा। फिर उसने माइकल की ओर देखा। तुम्हें जल्द ही गिल्ड से खबर मिलेगी, लेकिन अगर आप अपना मन नहीं बदलते हैं तो अगली मीटिंग में ऐसा होने की उम्मीद मत करो। जानाली ने ठंडे स्वर में कहा और माइकल ने ठहाका लगाया। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। माइकल ने बिना किसी चिंता के अपना हाथ हिलाया। 2 दिनों में माइकल को सेबर से एक अमर हत्या का हथियार मिल जाएगा। उस समय अमर उसके पास आने से डरेंगे। उन्होंने किसी गार्जियन कोड के कारण मरने के लिए अमरता प्राप्त करने में इतना समय नहीं लगाया। भले ही वे माइकल से लड़ने के लिए तैयार हों, लेकिन उनके पास माइकल को मारने का कोई मौका नहीं था। उसे यकीन था कि वह अमर से लड़ सकता है। साथ ही वह जल्द ही दक्षिणी महाद्वीप में होगा, जहां अमर के पास भी कोई शक्ति नहीं थी। जानाली और इवान के जाने के बाद माइकल डार्क फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। अपने रास्ते में उसने गया एलिडर और नाइटमेयर को डार्क फॉरेस्ट हवेली से जुड़े पॉकेट आयाम में रहने का आदेश दिया। जब वह पॉकेट आयाम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वे उसका इंतजार कर रहे हैं। नाइटमेयर ने तुरंत माइकल को एक छोटे से आलिंगन के साथ स्वागत किया। वह उत्साहित लग रहा था माइकल की प्रशंसा सुने। उसने फ्यूजन स्टेज रॉयल ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच गया। तुमने अच्छा काम किया दोस्त। माफ करना मैंने तुम्हें निराश किया, माइकल ने कहा। उसने नाइटमेयर की ठुड्डी को धीरे से रगड़ा। हालांकि उसने थूशियन से आइस ड्रैगन हॉट ले लिया था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल नाइटमेयर पर नहीं किया। उसका दिमाग दूसरी चीज़ों में लगा हुआ था और उसने नाइटमेयर को पावर देने पर ध्यान नहीं दिया। जब नाइटमेयर ने रॉयल ड्रैगन से लड़ाई की तो माइकल को नाइटमेयर को हराने का पछतावा हुआ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नाइटमेयर ने अपना सिर हिलाया। अपनी कलाई के एक झटके से माइकल ने सिस्टम स्टोर से आइस कोर निकाला। जिस क्षण यह माइकल की हथेली पर दिखाई दिया, उनके आसपास का तापमान कई डिग्री कम हो गया। मैं तुम्हें अभी रॉयल ड्रैगन में नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ शानदार नई क्षमताएं दे सकता हूं, माइकल ने कहा। जब नाइटमेयर ने शानदार नई क्षमताएं शब्द सुने तो उसकी आंखें चमक उठीं। माइकल ने फिर एलिडर की ओर सिर हिलाया और उसने जमीन पर कई चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। पलक झपकते ही जमीन पर एक बर्फीला नीला चक्र दिखाई दिया। माइकल ने प्राचीन बर्फ के टुकड़े को बीच में रख दिया।
दुष्वप्न, बर्फ के टुकड़े के पास बैठो, एलिडिर ने कहा। जब दुष्वप्न लिडिर के आदेशों का पालन कर रहा था, माइकल गया के पास गया। मैं अभी अभी जानाली से मिला हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, अगे ने अपनी मुट्ठी कस ली। जानाली का नाम ही गया की आंखों को गुस्से से लाल करने के लिए काफ़ी था। कहाँ और क्यों? वह गनर के महल में मुझसे मिलने आई थी। जाहिर है, वह संरक्षकों की ओर से मुझे युद्ध रोकने के लिए कहने आई थी। वह कुतिया, गया ने गुर्राहट के साथ कहा। माइकल ने उसे सब कुछ बता दिया जो हुआ था, और गया को उस पर गर्व था। चूंकि वे दक्षिणी महाद्वीप की ओर जा रहे थे और अपनी पहचान बता रहे थे, इसलिए उन्हें अब संरक्षकों का सम्मान करने का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गया को नहीं लगता था कि गार्जियन माइकल के पीछे इतनी जल्दी कोई अमर भेजेंगे। अगर उसका अनुमान सही होता तो जानाली थूसिया के पास जाती और उनसे युद्ध रोकने के लिए कहती। ये तैयार है, एलिडिर ने कहा, उनका ध्यान नाइटमेयर की ओर आकर्षित करते हुए। क्या तुम तैयार हो? माइकल ने नाइटमेयर से पूछा। मैं तैयार पैदा हुआ था, नाइटमेयर मुस्कुराया।